घर के एनवायरनमेंट को खुशनुमा रखना एक पेरेंट का काम है। अगर पेरेंट ही झगड़ा करेंगे तो आप अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को एनहांस नहीं कर रहे हैं। आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें उसका मन कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ये कई बार बच्चा बहुत इंटेलिजेंट भी होता है, लेकिन द एनवायरनमेंट, अगर घर का जो एनवायरनमेंट है वो उतना उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, उस एनवायरनमेंट में हैप्पीनेस नहीं है, पीस नहीं है, तो भी उस चीज़ का इम्पैक्ट उसके मन पर पड़ता है। तो अगर नेगेटिव पड़ता है तो पॉजिटिव भी पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सिस्टर श्रेया, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, हाउ आर यू? वेरी वेरी नाइस। आपको देख के और तरोताज़ा हो जाते हैं हम। थैंक यू। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं फिर हम। और अब जो माहौल है वो एग्ज़ाम्स का आ गया है। कई लोगों के बोर्ड्स हैं, कोई क्लास 10 के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कोई 12वीं के दे रहे हैं, कोई आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये बहुत होगा। तो एग्ज़ाम जो एक ऐसी चीज़ है, स्कूल के एग्ज़ाम्स के बारे में अभी हम बात करेंगे, और चलते चलते हम बाकी एग्ज़ाम्स जो ज़िंदगी के जो इम्तिहान होते हैं उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। एग्ज़ाम्स जो ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है। जब एग्ज़ाम आते हैं तो मैं देखता हूँ अक्सर जो माहौल होता है घरों में वो स्ट्रेस का होता है, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहते और कोई भी बच्चा नहीं चाहते कि हम इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएं। तो सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि एग्ज़ाम के स्ट्रेस के माहौल को हैंडल कैसे किया जाए? दो चीज़ें हैं, एक है एग्ज़ाम का प्रेशर और दूसरा है स्ट्रेस। अच्छा। दोनों अलग है। अच्छा। एग्ज़ाम का प्रेशर बाहर से आता है। ओके। माना आपके 10th स्टैंडर्ड है, इस डेट से शुरू हो रहे हैं, जी। इतने दिन में आपको कंप्लीट करने हैं, कंपेटिटिव एग्ज़ाम के अलग, वो प्रेशर है विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा। स्ट्रेस इज समथिंग दैट आई क्रिएट विद इन, ओके। एंड स्ट्रेस इज समथिंग जो हर बच्चे का अलग अलग होता है। बिल्कुल। प्रेशर सबके लिए सेम होता है। बिल्कुल। दैट इज वाई इट इज स्ट्रेस इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन एरिया। स्ट्रेस इक्वल्स टू प्रेशर दिस इज अपॉन एरिया। समथिंग दैट वी यूज्ड टू डू, फिजिक्स में हम लोग करते थे। अच्छा। स्ट्रेस जो है वो प्रेशर अपॉन एरिया, कितना अच्छा। एरिया, विच मीन्स प्रेशर है, हाँ, लेकिन उस प्रेशर को फेस करने की हर बच्चे की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता अलग जो होती है। शक्ति होती है, वो अलग अलग है। जी। तो प्रेशर पर तो आप कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चों का स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा था, जी। तो बहुत प्रेशर घटाने की कोशिश ऑलरेडी करी है। अच्छा, आपके समय पर एग्ज़ाम कैसे होते थे और अभी कैसे होते हैं? ये बात तो सही है। पहले जब हम एग्ज़ाम देते थे, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, वो कितने दिन में हो जाते थे कंप्लीट? वो बहुत कम समय में होते थे। बहुत कम समय में हो जाते थे, विद इन अ वीक। हम्म, और उसमें भी कई बार हम एक दिन में 2-2 एग्ज़ाम भी दे रहे होते थे, अगर आपको याद होगा। और ऐसे करके एग्ज़ाम पूरे हो जाते थे। अभी वो प्रेशर कम कर दिया है। अभी जब एग्ज़ाम होता है, प्रेशर, पहले तो जो सिलेबस भी होता था ना कई बार बोर्ड्स का, वो 8, 9, 10th तीनों का होता था। तीनों का होता था। वरना आपके पास इतना समय भी नहीं होता था कि आप एक दिन एग्ज़ाम से पहले सारा का सारा देख भी सके। यू डिडंट हैव दैट मच टाइम ऑल्सो, रिवाइज भी नहीं कर सकते थे। आज उन्होंने सिलेबस भी कम कर दिया। आप देखें 2 एग्ज़ाम के बीच में गैप्स भी बहुत हैं, छुट्टी भी बहुत है, तो प्रेशर एक्सटर्नल घटता जा रहा है। तो भी एंजाइटी बढ़ रही है, पैनिक अटैक बढ़ रहा है। जितना आप पीछे जाएंगे ये शब्द नहीं हुआ करते थे, ना एंजाइटी था। ठीक है, एग्ज़ाम की थोड़ी टेंशन होती थी, और एग्ज़ाम की होती थी, सारा साल तो होती नहीं थी, एग्ज़ाम की थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन वो भी थोड़ी सी थी। आज प्रेशर कम हो गया है, फिर भी स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मन की शक्ति घटती जा रही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है कि मेरे समय जब एग्ज़ाम होते थे तब भी मुझे एंग्जाइटी होती थी, बहुत प्रेशर लगता था, मुझे लगता था मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मैं तैयार नहीं हूँ। तो अगर मन की शक्ति की बात होती, पहले प्रेशर ज़्यादा था और अभी कम है, तो जो माहौल है वो स्ट्रेसफुल उस समय और इस समय ऐसा दोनों समान क्यों है? समान ज़रूरी नहीं है। तब देखो प्रेशर था, तब भी था, ऐसा नहीं है। आपके बोर्ड्स हैं, घर में थोड़ा बहुत था, लेकिन तब के और अब में सेम है कि फ़र्क है? फ़र्क है, लेकिन उसका कारण भी है ना सिस्टर श्रेया, कि उस समय इतना कंपेटिटिव था नहीं, इतने सारे ऑप्शंस भी नहीं थे। और क्योंकि इतने ऑप्शंस नहीं थे तो आपको पता है कि ये 2-3 चीज़ें ही हैं जो आपको करनी है,
और शायद पॉपुलेशन भी कम थी हमारी। ऑप्शंस तो अभी बढ़ गए हैं कि कम हो गए हैं? बढ़ गए हैं। तो जब ऑप्शंस बढ़ गए हैं तो प्रेशर कम हो जाना चाहिए। पहले तो आप कह रहे हो ऑप्शंस कम थे। नेचुरली हर बच्चे के पास 2-3 ही ऑप्शंस होते थे। इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये 3-4 ऑप्शंस होते थे। कॉलेजेस भी कम होते थे जी। अभी ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं, कॉलेजेस भी ज़्यादा हैं, सिलेबस भी कम है, एग्जाम्स के बीच में छुट्टी भी है। व्हाट आई एम सेइंग इज दे आर डूइंग एवरीथिंग टू रिड्यूस योर प्रेशर। दे आर ट्राइंग। और क्या करेंगे? पॉलिसीज हैं, सिस्टम है, बिकॉज हम हर चीज़ सिस्टम पर डाल देते हैं। सिस्टम को बदलना चाहिए। कितने तक तो ग्रेडिंग हो गया है, कितने स्टैंडर्ड तक तो कई स्कूलों में ग्रेड्स होते हैं, मार्क्स होते ही नहीं है। सो दे हैव ट्राइड अ लॉट टू रिड्यूस द प्रेशर। इसमें एक चीज़ ये भी हो जाती है कि अगर हम बहुत प्रेशर हटा देते हैं, लेकिन एग्जाम के बाद जब लाइफ के एग्जाम आते हैं ना जी, उसमें कोई प्रेशर नहीं घटाता है। और जब हमें यहाँ वो प्रेशर फेस करने की आदत नहीं होती तो वहाँ पर भी हमें वो प्रेशर फेस करने की आदत नहीं होती। हमें जितना भी प्रेशर है, चाहे आपके समय पर या आपके समय पर, प्रेशर को फेस करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। हर बच्चे को कुछ ना कुछ, बच्चे हैं, एक है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, वो ज़रूरी है। आप वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम कल को जा कर के बनेगी, लेकिन वो पढ़ाई पढ़ते हुए, वो पढ़ाई एक पढ़ाई है, पर ये स्पिरिचुअल पढ़ाई भी पढ़नी ज़रूरी होती है। तो मेरा सवाल यही था कि आज 15 साल 16 साल के बच्चे हैं, 18-20 साल के बच्चे हैं या 25 साल के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम हैं। इनफैक्ट मैं कल किसी से बात कर रहा था, उनकी कज़न के जो बच्चे हैं वो क्लास 7 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं शादी में नहीं जा सकती क्योंकि क्लास 7 का एग्ज़ाम है, ये पहला एग्ज़ाम है इसका, क्लास 6 तक एग्ज़ाम नहीं होते, 7वीं में पहली बार इसको एग्ज़ाम देना है, तो बहुत प्रेशर है घर पे। और मैं सोच रहा था क्लास 7 के लिए अगर इतनी चिंतित हैं तो क्लास 10-12 में क्या होगा, कॉलेज में क्या होगा। तो मैं यही जानना चाहता था कि ऐसे माहौल में करें क्या। एक तो मन की शक्ति कम है, चलो स्पिरिचुअल, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, मेडिटेशन करना है, अपने आप को ज़्यादा, लेकिन आज जो बच्चा 10 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में एग्ज़ाम देने वाला है, उसके पास तो अभी ये समय नहीं है कि मैं लंबी सेवा करूं, अध्ययन करूं। अभी इमीडिएटली क्या करें? पहले तो जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो वो एक अलग ही दिशा नहीं होती। ये भी हमें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी अलग है, पहले हम पढ़ लें, फिर हम जॉब कर लें, फिर सब कुछ कर लें, फिर हम 60 के बाद कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी एक एरिया है, एस्पेक्ट है। पर जैसे कहते हैं ना, धर्म अलग कर्म अलग, वो अलग अलग नहीं होता, वो एक्चुअली एक वे ऑफ लिविंग होती है। स्पिरिचुअलिटी एक लाइफस्टाइल है। चाहे वो बच्चा ही है, वो अपने जीवन में दिन भर में क्या छोटी छोटी चीज़ें कर सकता है, क्या इनकॉर्पोरेट कर सकता है जिससे उसकी जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना लंबा समय हमारे पास होता है, जैसे फिजिकल हेल्थ है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है जी, ऐसे ही इमोशनल हेल्थ भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है। लेकिन फिर भी समझो आज ही हम शुरू करते हैं, एज अ चाइल्ड हम आज शुरू करते हैं, तो व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट वी कैन डू। बिल्कुल। वन थिंग जो आपने कहा, दो है, एक बच्चा क्या कर सकता है और एक हम घर के एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पहली चीज़ जो बच्चा है वो क्या कर सकता है, जो बच्चे आजकल हैं कई बार बहुत रात को पढ़ते हैं, उनको लगता है कि रात को पढ़ना क्योंकि उसमें साइलेंस मिलता है। एक शिफ्ट लेकर के आना चाहिए, जो हमने नर्सरी में राइम, पता नहीं अभी तो पढ़ते भी हैं कि नहीं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यस, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। अभी तो कई बार बच्चों ने वो सुना भी नहीं होता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब हम रात को पढ़ते हैं, भले बाहर थोड़ा साइलेंस होता है लेकिन मन थका हुआ होता है, बिल्कुल, तो अब्जॉर्प्शन पावर जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो फर्स्ट थिंग जो बच्चे शुरू करें, रात को जल्दी सोएं, 10-11 वट एवर देयर इज, 4-5 आवर्स की नींद के बाद वो क्या 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं, उसकी जगह 5 बजे उठें। हम हर चीज़ आप देखें भारत में मुहूर्त देख कर करते हैं। हाँ बिल्कुल, घर खोलना है, घर की ओपनिंग है तो मुहूर्त देखेंगे, दुकान की ओपनिंग है। और सारे दिन में से सबसे इम्पोर्टेंट समय कौन सा होता है? सूर्य के जस्ट सब पहले। उसको कहते क्या है? उसको क्या कहते? भोर, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, अमृत वेला। दैट वेला, इट्स अमृत, दैट्स द बेस्ट टाइम। आजकल तो अभी जो लीडर्स क्लब भी, 5 AM लीडर्स क्लब भी सुनने में आता है। अ लॉट ऑफ मिलियनर्स, बिलियनर्स, यू नो, दे गेट अप एट 5 AM बिकॉज उस टाइम में बहुत प्योरिटी होती है एनवायरनमेंट में।
जो भी प्योर चीज़ें हैं, कोई भक्ति कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, सुबह होती है। बच्चे नहीं भी कर रहे हैं तो भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो वो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी आ वो गया। एनवायरनमेंट में ऑलरेडी आ जाता है, वो वाइब्रेशन आ जाता है। वो एनवायरनमेंट आपको, आप जो पढ़ रहे हैं उसको अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अच्छा, तो ना केवल मेरे मन की शक्ति उस समय स्ट्रांग है, फिज़िकली मैं इतना टायर्ड नहीं हूँ क्योंकि सुबह-सुबह उठा हूँ, लेकिन क्योंकि इस वक़्त जब मैं पढ़ रहा हूँ, हवा में ही वो वाइब्रेशन है, जब बाकी लोग उठ के अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी सोच है, भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, उसका भी मुझे फ़र्क पड़ेगा। एब्सोल्युटली ना, आप कैसे एनवायरनमेंट में, जैसे अगर किसी बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ना पड़ता है जहाँ घर में है ना, कई बार एनवायरनमेंट बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत झगड़े हैं, बहुत गुस्सा है, बहुत एनजाइटी है, कई बार वायलेंस भी होता है, ऐसे वातावरण में अगर किसी बच्चे को पढ़ना पड़े तो उसके मन की स्थिति पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं बिल्कुल पड़ेगा। पड़ता ही है। इनफैक्ट ये तो बहुत रिसर्च भी हुई है कि कई बार बच्चा बहुत इंटेलिजेंट भी होता है, लेकिन द एनवायरनमेंट, अगर घर का जो एनवायरनमेंट है वो उतना उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, उस एनवायरनमेंट में हैप्पीनेस नहीं है, पीस नहीं है, तो भी उस चीज़ का इम्पैक्ट उसके मन पर पड़ता है। तो अगर नेगेटिव पड़ता है तो पॉजिटिव भी पड़ेगा। बिल्कुल। सो द फर्स्ट थिंग इज, वो जो आवर्स होते हैं ना 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। माना जो वो बच्चा 4-5 घंटे में अब्जॉर्ब करता है वो शायद वो 2-2.5 घंटे में अब्जॉर्ब कर लेगा। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इनफैक्ट मुझे याद है कि मैं बचपन में हमेशा रात को पढ़ता था और क्लास 12 तक, मैं कॉलेज तक इनफैक्ट रात को ही पढ़ता था और बहुत एवरेज स्टूडेंट था। और फिर कॉलेज के साथ मुझे, कॉलेज की इमीडिएटली बाद मैं काम करने लग गया था। तो काम करने के साथ साथ मुझे अपनी सीए की पढ़ाई करनी थी और मुझे छुट्टी नहीं मिली। तो दिन में मैं काम करता था और रात को बहुत थक जाता था क्योंकि काफ़ी लंबे दौरान तक काम करना पड़ा। तो उस समय मेरे पिताजी जो हैं वो हमेशा सुबह उठ के पढ़ने वाले इंसान हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम सुबह एक बार कोशिश करो। तो बड़ी मुश्किल से मैं सुबह उठता था 4 बजे, अलार्म बजती थी, अलार्म के साथ मैं फिर सो जाता था। 5-7 दिन तो ये हुआ, लेकिन जब मैं सुबह पढ़ना मैंने शुरू किया, वो 4 से 8 के बीच में जो मैंने पढ़ाई की, वो आप सही कह रही हैं, वो 4 घंटे में जो मेरे दिमाग में जाता वो शायद सारे दिन में नहीं जाता जब मैं रात को पढ़ता था। तो ये तो मैंने खुद महसूस किया है। इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं। इसमें जो बच्चों को बेनिफिट होता है वो दो चीज़ का है। पहला, आपको एनवायरनमेंट पॉजिटिव और प्योर मिलता है। दूसरा, आपका मन बिल्कुल चार्ज्ड है। मन चार्ज है, क्योंकि शरीर, आप सो करके उठे हैं तो फिजिकली भी आप एक्टिव हैं और मन की अब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा है। बिल्कुल आपकी अब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा है, एनवायरनमेंट का सहयोग है, सो नेचुरली जो आपकी रिटेंटिविटी है, जो उसको अब्जॉर्ब करने की ताकत है, वो बढ़ जाती है। मैंने एक चीज़ और नोट किया है कि सुबह सुकून भी बहुत होता है। चिड़िया की चहचने की आवाज़ आती है, हवा एकदम शिथिल होती है, ज़्यादा आवाज़ नहीं होती है। रात को भी शांति होती है, मैं जानता हूँ, लेकिन रात को कई बार क्या होता है, पास पड़ोस के घर में पार्टी हो रही है तो वहाँ म्यूज़िक चल रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि वातावरण हमेशा शांत रहे। सुबह कुछ भी हो, आपको शांति ज़रूर मिलती है। कई बार बहुत गलत चीज़ें भी हो रही होती हैं। चलो पार्टी तो फिर कोई बात नहीं, इट इज़ नॉइज़, राइट, फिर भी नॉइज़ है, पीस नहीं है, नॉइज़ है। बट देयर इज लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स, गलत चीज़ें भी हमें भी पता है रात के समय पर, चाहे वो क्राइम है, वायलेंस है, बहुत कुछ और रात के समय पर हो रहा होता है। उसका वाइब्रेशन भी आता है। जैसे कहते हैं रात को डर लगता है, रात को घबराहट होती है। कईयों को दिन में सब ठीक लगता है कि रात होते होते थोड़ा सा उनकी इंटरनल फीलिंग भी चेंज होने लग जाती है क्योंकि एनवायरनमेंट थोड़ा सा नेगेटिव होने लगता है। वी आर मेड दैट वे ना, सुबह जल्दी उठो, रात को सूर्य मना सनसेट के साथ साथ बायोलॉजिकल क्लॉक भी उसी तरह से बनी हुई है। तो एक सवाल सिस्टर श्रेया मेरे मन में आता है कि वो लोग क्या करें जो रात को ही पढ़ पाते हैं, वो सुबह उठते नहीं हैं या उठ नहीं पाते किसी कारण से, और कई बार ऐसे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए क्या विशेष टिप्पणी है? हमें चेंज तो लाना ही है। अगर हमें एक बार समझ में आ जाता है कि इसमें क्या बेनिफिट है, आप करेंगे भी तो ये भी डेफिनेट है कि इमीडिएट आपको शायद न भी बेनिफिट मिले, क्योंकि आदत नहीं होती ना, तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। अभी समझो आज आपको समझ में आया नहीं, सुबह उठना चाहिए, एनवायरनमेंट भी मदद करता है, मन भी हमारा पावरफुल होता है, पर आपको आदत नहीं है। आप पहले दिन उठेंगे तो भी हो सकता है आपकी जो एकाग्रता है उतनी न हो, यू मे नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट दैट मच। इट्स ओके, 4, 5, 10 days, then you will get used to it. It's very important to know what is right and adapt yourself to that. उसमें ही हमारी ग्रोथ है। आप कह रहे हैं पहले दिन फोकस नहीं होता, मेरा जो एक्सपीरियंस वो अलग है। पहले दिन तो मैं उठता ही नहीं था,
पहले दिन उठा फिर वापस सो गया, फिर दूसरे दिन उठा फिर सो गया, ये 7-8 दिन ये कश्मकश चलती है। फिर आपको रियलाइज़ होता है यार ऐसे तो पढ़ाई होगी नहीं। राइट तो फिर आप अलार्म को बंद करना बंद करते हैं जी। और फिर उठ के मैं चाय बनाता था अपने लिए और फिर 4:30 के आसपास मैं बैठता था और 8 बजे के आसपास तक पढ़ता था। और आप सही कह रही हैं, उससे फ़र्क बहुत पड़ा। देखो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं कोई भी आदत बदलने में, चाहे वो सुबह उठने की है या कोई भी आदत है। पहली चीज़ होती है रियलाइजेशन, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, रियलाइजेशन। आप रियलाइज़ करते हैं ये गलत लाइफस्टाइल है, ये राइट लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्पिरिचुअलिटी एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन जीने का तरीका है। तो आप रियलाइज़ कर लेते हैं, वो रियलाइजेशन 1 सेकेंड में भी हो सकती है। समझो कोई हमें सुन रहा है, उसको रियलाइज़ हो जाए। द सेकेंड स्टेप इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट बट दैट लीड्स टू द सक्सेस विच इज़ डिटर्मिनेशन, बिल्कुल जिसको कहते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है। डिटर्मिन्ड रहना। विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, किसी दिन मुश्किल लगेगा, लेकिन वो डिटर्मिनेशन बना के रखना। इट टेक्स मे बी 10 days 20 days। एंड थर्ड स्टेप इज ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल सही कह रही हैं वो आप। अपने आप आ जाता है। सो रियलाइजेशन, डिटर्मिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। पहले आप उसको रियलाइज करते हैं, फिर दृढ़ता से वो करते जाते हैं, फिर परिवर्तन आ ही जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं और बहुत खूबसूरत बात की आपने कि रियलाइजेशन, डिटर्मिनेशन और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये जो नींद है ये इतनी डिटर्मिन्ड कैसे होती है? आलस जो इतना डिटर्मिन्ड कैसे होता है? मतलब जैसे सर्दियों के दिन है, कंबल छोड़ने का मन ही नहीं करता, तो मतलब कितना ही डिटर्मिन्ड हो आदमी। पहली चीज़ है खाना और नींद के लिए हमेशा कहते हैं जितनी बढ़ा लो उतनी बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कितनी एडवोकेट है, कितनी राइट है। वो जितनी भी आप बढ़ा लो बढ़ जाती है। आजकल तो 6, 7, 8 घंटे भी सो जाते हैं, फिर भी सुबह उठे कहेंगे 5 मिनट और। अब जो 8 घंटे में नहीं हुआ वो 5 मिनट में क्या होगा? हमें वो स्नूज का बटन दबाने की एक आदत पड़ गई है। तो बहुत अच्छी बात कही। तो ये 5 मिनट और जो आप कह रहे हैं, जो 8 घंटे में नहीं, वो 5 मिनट में क्या होगा? लेकिन इसको तोड़ा कैसे जाए? बेसिकली वो 5 मिनट मन और इसलिए कहता है क्योंकि कई बार शरीर सोया होता है, मन को रेस्ट नहीं मिला होता। अच्छा, वरना सोने के समय आप सो भी गए, लेकिन सोने से पहले आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? इस बारे में हमने पहले भी बात की थी कि इट्स अ लाइफस्टाइल ना। समझो सोने से पहले आप बहुत ज़्यादा आपने इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर ली, आप न्यूज़ देख रहे थे, आप ड्रामा देख रहे थे। मोस्टली व्हाट इज़ हैपनिंग, पीपल सारा दिन तो काम करते हैं, थक जाते हैं, फिर देन रात को व्हेन दे कम टू स्लीप, व्हेन दे कम टू देयर रूम, उनको लगता है ये मेरा रिलैक्सेशन का टाइम है, मी टाइम है। सो दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन देयर फोन, कुछ ना कुछ देख रहे हैं। वो आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर ली और आप सो गए, क्योंकि अब शरीर थक गया तो आप ऐसे सो गए। मन नहीं सोता, मन को अब वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक बॉडी के लिए क्या कहते हैं, कितने घंटे पहले आप खाना बंद कर दो सोने से? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटा ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। वाह क्या बात है। 3 से 4 घंटा पहले आप कुछ नया कंज्यूम नहीं कर सकते, विच इज़ इवन वर्क रिलेटेड। आपने समझो कोई मेल पढ़ लिया सोने से पहले, हाँ वो चलता रहता है मन में, चलता रहता है मन में, नींद नहीं आती। नींद आ जाएंगे, हाँ, लेकिन मन आपका प्रोसेस कर रहा है उस चीज़ को। तो मन एक्चुअली रेस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए 8 घंटे के बाद भी आप उठ जाते हैं, पर मन अभी भी थका हुआ होता है। तो समवेयर 6 o'clock 7 o'clock वी हैव टू कट डाउन ऑन दी टेकिंग ये इन्फॉर्मेशन। और ये वर्क प्लेस पर भी होना चाहिए, उनको भी अपने एम्प्लॉयज़ को तंग नहीं करना चाहिए। आफ्टर अ सर्टन पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिल गो बैक हैप्पी, दिल गो बैक रेस्टेड, दिल कम बैक हैप्पी एंड रेस्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 9-10 बजे तक वो बीप करता है, हम पढ़ लेते हैं, इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस, आपके बात नहीं, हम सब, हमने वो मेल पढ़ लिया। अब हम एक्चुअली अपने मन को कहते भी कल रिप्लाई करेंगे, पर आप मन में ऑलरेडी वो रिप्लाई ड्राफ्ट कर रहे होते हैं। कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। मन तो एक्टिव है। फिर उठते ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसी के बारे में सोचते हैं कि अब तो रिप्लाई अभी भेजना है या मैं 1 घंटे बाद भेज, लेकिन सोच उसी के बारे में रहे तो डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ ना, वर्क रिलेट से भी आप डिस्कनेक्ट नहीं हुए। एंड एट द सेम टाइम सुबह उठते भी हम पहली चीज़ फ़ोन देख लेते हैं। पता नहीं जिसने फ़ोन बनाया था उसने उसके साथ ये थोड़ा ना लिखा था कि सोने के समय भी लास्ट चीज़ आपको फ़ोन देखनी है और उठने के पहले भी फर्स्ट चीज़ आपको फ़ोन नहीं, माशूका हो गई है अब की, सबसे पहले इसी का चेहरा और सोने से पहले भी उसी का चेहरा। दिस इज़ ये एडिक्शन है ना एक्चुअली में, और क्या है। फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है, उसने हमारे काम को बहुत इजी कर दिया है, बहुत अच्छा है, साधन है, लेकिन ऐसा तो कोई उसके साथ लिख करके नहीं आया था कि लास्ट चीज़ उसके साथ आप सो और उठते ही पहले उसको देखो। नाउ दैट इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इन्फॉर्मेशन ना, ये क्या हो रहा है, सोते सोते तक आप खा रहे हैं, बिल्कुल लास्ट मिनट तक, और उठते ही आपने फिर क्या कर दिया, फिर खाना शुरू कर दिया। तो बीच में डाइजेशन का टाइम कहाँ है।
तो एक चीज़ मुझे इससे याद आई कि जब जब मैं छोटा था कम से कम, और मेरे साथ जो पले बड़े मेरे जो कज़न्स हैं, हम जब अभी कुछ ही दिनों पहले मिले थे, इस बारे में बात कर रहे थे हम कि मेरे पापा और उनके भी हमारे पेरेंट्स के जो मेरे कज़न्स के जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते थे, एग्ज़ाम के दौरान ना केबल टेलीविज़न कट जाता था कि भाई कोई केबल टेलीविज़न नहीं है, और उस समय सिर्फ केबल टीवी ही था और कुछ देख भी नहीं सकते थे, और एक रेडियो होता था। रेडियो में ज़्यादा रुचि होती नहीं थी हमारी, क्योंकि रेडियो पे भी अलग अलग टाइम बैंड पे कुछ कुछ चीज़ें आती थी। 2 घंटे सुबह आएगा, 2 घंटे शाम को आएगा, बाकी समय न्यूज़ आता था। बच्चे थे तो न्यूज़ में इतना इंटरेस्ट होता नहीं था। तो जब केबल टेलीविज़न ही कट गया, तो ये मम्मी पापा का एक तरीका था बताने का कि भैया अब एग्ज़ाम है, तुम एग्ज़ाम पे फोकस करो। तो उसमें बड़ी कोफ्त होती थी, यार ये क्या बात हुई, लेकिन पढ़ना था, या खेल लो या पढ़ लो, और कोई ऑप्शन नहीं था। जब बड़ा हुआ तो मुझे इसका दूसरा पहलू नज़र आया, और आप मुझे बताइए कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी अपने आप को ये सज़ा दे रहे थे कि अच्छा तुम्हारी पढ़ाई है तो हम भी अपने फेवरेट सीरियल और न्यूज़ चैनल्स नहीं देखेंगे जी। वो मुझे अब रियलाइज़ हुआ। तो ये तरीका सही है या गलत है? क्योंकि एक तरह से हम कहते हैं कि सज़ा देना भी अच्छी बात नहीं है, तो ये सही है, लेकिन पेरेंट्स का ये कहना था कि भैया अगर ये डिस्ट्रैक्शन है तो ये डिस्ट्रैक्शन ही हटा देते हैं हम, तो क्या सही है? दो चीज़ें होती हैं, समझो जैसे कई बार कोई डायबिटीज़ का पेशेंट होता है ना, तो दो तरह के होते हैं। एक होता है कहते हैं घर में मीठा रखो ही नहीं, हाँ बिल्कुल रखो ही नहीं, अगर आपने रखा और मैंने खाया तो वो आपकी गलती है, रखो ही नहीं, प्लेट सामने रखी क्यों आपने। मुझे डायबिटीज़ नहीं, लेकिन मैं उस तरह का इंसान हूँ कि तुम्हारी गलती, तुम मीठा क्यों लाए, क्यों लेकर के आए। और दूसरे हैं जो कितना भी पढ़ा हो, लेकिन उनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि पढ़ा भी है बट वो उनको पता है कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ, तो वो नहीं खाते। ऐसा नीरस इंसान होने का क्या फ़ायदा? ये नीरस नहीं है, इट इज़ अ चॉइस, इट्स अ हेल्दी चॉइस। इसमें नीरस क्या है, आप खाएंगे फॉर द टेस्ट, वही हो गया ना, एक है स्वाद एक है स्वास्थ्य। हाँ बिल्कुल, एक है टेस्ट एक है हेल्थ। आप चूज कर रहे हैं हेल्थ को कि टेस्ट को, इसमें नीरस क्या है? एक्चुअली नीरस तो क्या है, वो 1 मिनट का टेस्ट, और उसके बाद जो इफेक्ट होगा कितने कितने घंटों का, वो किसको सफर करना पड़ेगा। तो क्या होता है, जब हमारे पास विल पावर नहीं होती तो फिर उसको कट करना पड़ता है, भाई घर में नहीं रखो, फिर खाएंगे, फिर तबीयत खराब होगी। ऐसे ही अगर विल पावर हो तो टीवी देखो ही नहीं, देखो ही नहीं ना, केबल कट करने की क्या जरूरत है। पर पता चलता था कि विल पावर नहीं है, बच्चे देख लेते हैं, तो इससे तो होगा ही नहीं, तो बेहतर है, तो उस चीज का अट्रैक्शन होगा ही नहीं। टुडे दैट इज नॉट पॉसिबल ना, पॉसिबल नहीं, क्योंकि फोन है, 1000 तरीके हैं देखने के। इसीलिए तो देखो क्या हुआ, हमने कई प्रेशर्स कम करने की कोशिश करी, लेकिन आज वो समय आ गया कि हम चाह करके भी वो प्रेशर नहीं हटा सकते, हटा ही नहीं सकते। आप फ़ोन थोड़ी ना बच्चे से ले सकते, वो पढ़ता भी उसी में है, उसके प्रोजेक्ट्स, उसके असाइनमेंट्स, उसको सब उसको चाहिए वो चीज़। अगर उसकी विल पावर हो तो वो उसको सही तरीके से यूज़ करे। वो जो हमने पहले भी कहा कि टेक्नोलॉजी इट्स वेरी गुड, इट्स अ ग्रेट सर्वेंट, नॉट अ ग्रेट, बट उसको मास्टर नहीं बना। तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि ये आम जिंदगी में होता है कि चलिए किसी कारण से बच्चा इस आदत में पड़ गया, अब जब एग्ज़ाम आया और क्या होता है कि भाई तुम्हारा लैपटॉप भी ले लिया गया, तुम्हारा फ़ोन भी ले लिया गया, अब तुम पढ़ो, लेकिन बच्चा घूम रहा है, क्योंकि बच्चे को आदत है। अगर मेरे साथ भी ऐसा हो कि मेरा कोई फ़ोन ले ले, तो मुझे तो आदत है, मैं जा के देखता रहूँगा कहाँ है, एक एडिक्शन ही है एक तरह से, जैसे आपने कहा। अब उसके कारण ना घर में बहुत दूसरी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, चिल्लम चिल्ला शुरू हो जाती है कि आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, आप मुझे फ़ोन नहीं दे रही हैं या दे रहे हैं। तो एग्ज़ाम तो एक बहाना ही हो गया, क्योंकि एग्ज़ाम के चलते और 4 चीज़ें हो रही जो पहले होती थी, और वो मिसाल दी जाती कि हमारे ज़माने में तो हमारा टेलीविज़न काट दिया जाता था, तुम एक फ़ोन के साथ बिना नहीं रह सकते 1 महीने 2 महीने के लिए। तो फिर इसका, क्योंकि पेरेंट्स ऑल्सो फेस दिस प्रेशर टुडे, क्योंकि एक तरह से जैसे मैं कहता हूँ मेरी बीवी का एग्ज़ाम है, मेरी बच्ची का एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा परेशान रहती है, वो पेरेंट्स को भी इस एग्ज़ाम्स के प्रेशर से गुजरना पड़ता है, तो उनके लिए क्या सलाह है? सी फर्स्ट थिंग, कंट्रोल डजंट वर्क। पहले करता होगा, अभी तो नहीं करता। सो ये जो एक कंट्रोलिंग एटीट्यूड है, चाहे वर्क प्लेस पर है या घर पर है, कि हम आपका फ़ोन ले लेंगे और 2 महीने नहीं देंगे, ये वर्क नहीं करता है। इससे रिश्ते खराब होते हैं। जैसे आपने कहा, चिल्लम चिल्ली होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, दूरियां आएंगी, और फिर वो कुछ गलत भी करेंगे, क्योंकि अगर किसी चीज़ का एडिक्शन है और वो आपको नहीं मिलता है तो फिर आप
तरीका ढूंढते हैं कहीं से लाने का, छिपाने का। आप रखेंगे पर पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, सो द कंट्रोल इज नॉट अ वेरी गुड वे टू पेरेंटिंग के लिए कहीं पर भी, वर्क प्लेस पे भी अच्छा नहीं है। द अदर वे इज टू इन्फ्लुएंस द चाइल्ड। ओके, कंट्रोल का जो ऑपोजिट है, आप उसको इन्फ्लुएंस करो, आप बैठो उसके साथ, आप बात करो, एजुकेट करो, हर चीज़ में एजुकेट भी करो और पावर भी दो, दोनों करना होता है। शिक्षा भी देनी होती है, शक्ति भी देनी होती है। शिक्षा और शक्ति दोनों देने। हम अभी शिक्षा भी नहीं देते हैं। शिक्षा देने में क्या होता है, उसको एजुकेट करना कि देखो इससे, जैसे अभी हमने बात की कि अगर हमने इतनी कुछ भी कंज्यूम कर लिया तो मन उसको प्रोसेस करता रहता है। मन अगर उसको प्रोसेस करने में चला जाएगा तो वो कॉन्सेंट्रेट कैसे करेगा। यू नो अनदर थिंग, जैसे हम कई बार 5 मिनट का ब्रेक भी लेते हैं बच्चे, तो वो ब्रेक में कुछ ऐसा करने की जगह जो उनको रिलैक्स करे, वो और अपने मन को थका रहे होते हैं। अगर हम समझो टीवी देखते हैं 5 मिनट के लिए, बिल्कुल, अभी तो वो डिज़ाइन भी ऐसा होता है कि हर 2 सेकंड्स में इमेजेस चेंज हो रही हैं। बिल्कुल, आपके कंसंट्रेशन को रखने के लिए सब आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्चुअली माइंड और थक रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में आप 30-40 और इमेजेस कंज्यूम कर रहे हो। बिल्कुल, तो अगर आप 5 मिनट्स बैठे हो तो आप हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस कंज्यूम कर रहे हो। अब आप आ गए वापस अपनी किताब के पास, लेकिन मन वही है। मन को अभी 15-20 मिनट, आधा घंटा लगेगा वापस आने में। तो बहुत अच्छी बात कही कि जब ब्रेक हो तो ब्रेक के समय कई बच्चे करते हैं कि मैं 5 मिनट टीवी देख लूँ, मैं 5 मिनट, पहले हम करते थे कि 5 मिनट खेल आऊँ, मैं नीचे मैं साइकिल कर रहा हूँ। तो उससे क्या है, क्योंकि आप अपने दोस्तों से मिल रहे थे, माहौल ऐसा था, चिड़िया देख रहे थे, पक्षी देख रहे थे, तो मन को शांति मिलती थी। डिस्कनेक्ट हो गए ना, अब तो आपको रिलैक्सेशन फील हुआ, पर आपका मन और डिप्लीट नहीं हो रहा, आप थक नहीं रहे। आप कुछ गार्डनिंग कर रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, आप म्यूजिक ही बैठ करके सुन रहे हैं, बट दैट इज समथिंग दैट्स मोर लाइक अ रिलैक्सेशन, आपको अच्छा लग रहा है। पर टेलीविजन वो रिलैक्सेशन नहीं हो रहा, वो तो और थका रहा है आपको। तो आज जब ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नीचे खेलने नहीं जाते, अब पूरी सोसाइटी को तो हम एक बार में चेंज नहीं करेंगे, अब नहीं जाते तो नहीं जाते, तो मैं चाहे लाख बोलूँ यार नीचे जाओ, खेल आओ, बच्चों से मिलाओ, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर वो ज़रिया ही नहीं है या उसके दोस्त भी उस समय बिजी हैं, तो बच्चा आज क्या करे, वो रिलैक्सेशन के लिए, वो 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए जो ब्रेक मिला है, पहले तो उस बच्चे को ये ज़रूर समझाना है कि क्यों टीवी और फ़ोन नहीं देखना, उसको एजुकेट करना है, उसको कंट्रोल नहीं करना, उसको एजुकेट करना है कि कैसे ये थका रहा है, कैसे ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना पड़ता है, एंड दे अंडरस्टैंड। पहले तो ये नहीं हम सोचें कि उनको समझता नहीं है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। यू नो व्हेन आई टॉक टू चिल्ड्रन एंड व्हेन आई टॉक टू ओल्डर पीपल, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड बेटर। बिल्कुल सही, बिकॉज सी चिल्ड्रन के साथ क्या है, उनको समझ आता है, वो करना शुरू कर देते हैं। आप स्कूल में देखो, बड़े आज कहेंगे नहीं नहीं थोड़े पटाखे चला लेते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, नहीं चला, से नो टू क्रैकर्स। नहीं, हमारी टीचर ने सिखाया से नो टू क्रैकर्स। अभी बड़े कहते कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कर लो, कहते नहीं से नो टू क्रैकर्स। बड़े प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, बच्चे नहीं से नो टू प्लास्टिक। सो आप देखो शिफ्ट कहाँ से आ रहा है, उनको समझ में आ जाता ना, एक बार एजुकेट हो जाते हैं, देन दे वांट टू डू इट। तो पहले ये तो बिल्कुल नहीं सोचे कि उनको समझ में नहीं आता, उनको सब समझ में आता है। ठीक है, आप टाइम निकाल करके बैठो, उनको कन्विंस करो, उनको इंस्पायर करो, उनको इन्फ्लुएंस करो कि ये वाला मेथड नहीं, दूसरा वाला मेथड यूज करते हैं। अब दूसरे वाले में जो हम पहले अपनी हॉबीज करते थे, चाहे वो गार्डनिंग है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो ऑरिगेमी है, कुकिंग है, चाहे एनीथिंग दैट इज टेकिंग माय माइंड ऑफ द स्टडीज, बट इट इज आल्सो इंक्रीजिंग माय सोल पावर। मुझे अच्छा लग रहा है वो करते हुए, मुझे वो करते हुए एक सुकून की महसूसता हो रही है। टीवी में क्या होता है, आप टोटली एंग्रोस्ड हो जाते हो, मतलब थोड़े समय के लिए। टेलीविजन इज अ मीडियम, उसमें क्या होता है, आप डिटैच नहीं होते हो बिल्कुल, आप एंग्रोस्ड हो जाते हो। तो वो जो चाहते हैं आप वो सोचते हो, वो जो चाहते हैं आप वो फील करते हो, वो चाहते हैं तो आप हंसते हो, वो चाहते हैं तो आप रोते हो। तो विचार आपका नहीं है, वो इम्पोज हो रहा है। एब्सोल्युटली, आप कंट्रोल में नहीं है। आप अगर एक बात देखें, वैसे ये बहुत बड़ी बात है, आज हम टेलीविजन डिटैच होकर नहीं देख पाते, वहाँ कुछ हो रहा होता है, हम हंस रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, वे कम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड, एंग्रोस्ड। जब हम एक टेलीविजन डिटैच होकर नहीं देख सकते, तो हम अपनी लाइफ डिटैच होकर के कैसे जिएंगे। जितना ज़्यादा समय हम टेलीविजन के सामने बैठते हैं, वे लेटिंग देम कंट्रोल अस। Then when something will happen in our life, that scene will control me. तो आज जब बच्चा 5 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट ब्रेक मांगे, तो उसको बोलो चलो
कुछ बना लेते हैं, कुछ खाना बना लेते हैं, कुछ पेपर को लेके कुछ कर लेते हैं, कुछ क्राफ्ट करते हैं, कुछ सिंगिंग सेशन करते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें करें। ऐसी चीज़ें में उसको विलीन ना करें जो उससे ज़्यादा ध्यान बटा रहा है और इंग्रॉस कर रहा है। या आप ऐसा कंटेंट ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं जो एकदम उसको एंथुजियाज्म दिलाता है। ऐसा भी कंटेंट होता है 5-5 मिनट्स का, 2-2 मिनट्स का। वो कंटेंट एकदम आपके अंदर उमंग पैदा करता है, हिम्मत पैदा करता है। आप थोड़े से लो भी हैं तो भी आपको शक्ति देता है। ऐसा भी बहुत अवेलेबल कंटेंट है। बट समहाउ जैसे आपने कहा ना, वो टेस्टी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, हेल्दी चीज़ कम अच्छी लगती है। लेकिन एक बार हेल्दी खाने की आदत पड़ जाती है और उस हेल्दी खाने का बेनिफिट मिलने लगता है तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही एक बार वो कंटेंट सुनने की आदत पड़ जाती है ना, और उससे फिर आपको लाइफ में जो बेनिफिट मिलता है वो कंटेंट आपको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो आपको सुकून देता है ना। कंटेंट क्या कर रहा है, अच्छा कंटेंट सुनेंगे तो वो भी आपकी सोच में जाएगा, वो भी प्रोसेस होगा, वो भी आपकी लाइफ में आएगा। आई रिमेंबर वेरी केयरफुली, ये अपना एक कंटेंट शुरू हुआ था, ये बीके शिवानी जो है उन्होंने सुनाया था कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी आता था टेलीविजन पर, और वो मुश्किल से 25 मिनट्स का शो था, और वो शो चलता था, कई सालों तक चलता रहा, और उसके बाद लोगों ने आकर के कहना शुरू किया कि हम रोज़ वो देखते और हमारा जीवन बदलने लगा है। कहीं वर्ज ऑफ डिवोर्स पे थे, वो ठीक हो गया, कहीं सुसाइड कमिट करने वाले थे, वो ठीक हो गया। एंड देन शी सेड समथिंग विच इज़ ऑलवेज स्टेड विद मी। शी सेड, देखो अगर 25 मिनट्स का पॉजिटिव मीडिया, जस्ट 25 मिनट्स का पॉजिटिव मीडिया किसी का डिप्रेशन ठीक कर सकता है, किसी को सुसाइड कमिट करने वाले थे बचा लेता है, रिश्ते ठीक कर देता है 25 मिनट्स, तो फिर घंटों घंटों का नेगेटिव मीडिया वो तो और भी बर्बादी करेगा, वो आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है। बिल्कुल, घंटों घंटों का नेगेटिव मीडिया आपको डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। लेकिन ये सारे एग्जांपल्स जो आप दे रहे हैं सिस्टर श्रेया, वो ज़्यादातर जब इंसान कहते हैं बड़ा होता है, 30, 40, 50 साल का होता है। इसलिए पहले कहते थे ना कि पहले 25 साल जो हैं आपके पढ़ने लिखने की उम्र है, अगले 25 साल जवानी के हैं, अगले 25 साल वो कहते हैं कि बुढ़ापे के, और उसके 25 साल जो बाद में जो 75 से 100 है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए, ऐसे बांटा जाता है 100 साल को। तो अक्सर ये जो बातें हैं, जो समझदारी वाली बातें हैं, ये अक्सर इंसान को तब समझ में आती हैं जो 30, 40, 50 साल का होता है। ज़्यादातर एक घर में भी आप देखते हैं कि बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं, मौज कर रहे होते हैं, और जो दादी और दादा जो होते हैं वो पूजा पाठ में लगे होते हैं, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो अभी अपनी ज़िंदगी सेट करने में लगे होते हैं, वो काम काज में भी लगे रहते हैं। तो चलो आज यहाँ पे जाना है, गुरु के पास जाना है, एक्सेट्रा इज़ नॉट समथिंग वो फोर्सफुली करते हैं, आउट ऑफ हैबिट नहीं करते। आज मंदिर जाना है वगैरह है, पूजा में बैठनी है या कहीं जाना है, तो कहते हैं अच्छा दादा दादी कह रहे हैं कर लो यार, वो ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो ये बातें भी बाद में समझ में आती। हमारे पापा मम्मी भी हमें कहते थे कि तुम जब ऐसे बनोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, जब तुम माँ बाप बनोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। तो चीज़ें एक्चुअली समझ में तभी आती हैं जब आपके साथ वो होता है। तो आप जो कह रही हैं, एग्जाम्पल जो आप दे रही हैं कि ये पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट जो है, या फिर जो एडिक्शन जो है कि भाई टीवी आज एडिक्शन बन गया एक्सेट्रा, वो समझ में अभी आ रहा है। लेकिन जो 15 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, सारे बच्चे तो ज़्यादातर इसमें ऑलरेडी इसकी गिरफ्त में है। उसको इमीडिएटली अगर मैं पेरेंट हूँ या मैं बच्चा हूँ जो सुन रहा है आज, उसको क्या बोलूँ मैं जिससे भाई उसका स्ट्रेस कम हो, उसका प्रेशर कम हो, वो एडिक्शन की तरफ ना जाए और पढ़ाई पे ध्यान दे। पहले तो ये इतना जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो गया है, आप जो कहते हैं कि ये 50 के बाद है, 60 के बाद है, इट इज़ लाइक सेइंग पहले हम लाइफ के सारे एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसमें फेल भी हो जाते हैं, फिर पढ़ेंगे कि वो एग्ज़ाम कैसे देने थे, क्या फ़ायदा है? फ़ायदा नहीं है सिस्टर श्रेया, मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ आम दिनचर्या जो इंसान की होती है वो अक्सर इस तरह से ही होती है। पर हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एंजाइटी और पैनिक अटैक बच्चों को भी हो रहे हैं। बिल्कुल। ये कोई इसलिए तो देखो ये क्यों इतना जल्दी होने लगा। पहले हम देखते थे कि हार्ट अटैक है किसी को 60s में हो रहा है, अभी 30s में हो रहा है। कितने सारे, और सबको हम क्या कह रहे हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस। मतलब लाइफस्टाइल में कुछ ठीक नहीं है। लाइफ कहाँ है? ये लाइफ है, ये इधर आत्मा जिसको हम कहते हैं लाइफ को हमने ठीक से लाइफस्टाइल में भी फिर हम क्या चीज़ें ठीक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत डाइट ठीक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इस लाइफ को जो हम खाना खिला रहे हैं वो अभी भी नेगेटिव है। सो आई रियली डोंट थिंक इट इज़ फॉर 40-50, इट इज़ बच्चा
8 साल, दैट्स इट, एंड ही कैन अंडरस्टैंड एंड शी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हमारे पास तो बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 5-6 साल से ही पेरेंट्स उनको लाना शुरू कर देते हैं। उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ सुना होता है, अब्जॉर्ब किया होता है, तो जिस दिन कोई प्रॉब्लम आती है ना, उनको पता होता है क्या करना है। उन बच्चों को भी पता होता है क्या होना है, क्या करना है। स्कूल जाने से पहले भी बच्चे आते हैं। नाउ अगेन ये घर के एनवायरनमेंट में होता है। जैसे देखो, आप बात कह रहे हैं ये चेंज होता जा रहा है। पहले घर में क्या होता था, अगर कोई पूजा है तो पेरेंट्स कहते थे बच्चों को आपको बैठना है। वो कहते थे हमें नहीं बैठना, वो कहते थे बैठना है। कोई क्वेश्चन नहीं होता था, चॉइस ही नहीं होती थी, बैठना है। अब उनको समझ में आता था या नहीं आता था, बैठते थे। बैठते थे कि नहीं बैठते थे, तो कुछ तो आपको स्ट्रेंथ मिलती होगी। आप उस एनवायरनमेंट में बैठे, आपने कुछ सुना। अभी हम चॉइस दे देते हैं, अच्छा अगर आपको नहीं अच्छा लगता आप नहीं बैठो। तो पूजा में नहीं बैठना, सत्संग में नहीं बैठना, अच्छी बातें नहीं सुनना। तो इसीलिए तो फिर स्कूल की लाइफ में एंजाइटी और पैनिक अटैक होने लगे। इसीलिए तो 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी टेंशन होने लगी। पहले कहाँ होती थी, 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को टेंशन होती थी। तो समझ गया सिस्टर श्रेया, लेकिन अभी एग्जाम है सर पे, तो अभी मैं सत्संग पे तो नहीं ले जाऊंगा। आज की तरफ अभी मैं क्या करूं? आज की तरफ में भी जैसे हमने कई, पहली चीज़, द फर्स्ट थिंग इज़ लाइफ में वो शिफ्ट तो हम ला सकते हैं सुबह पढ़ने का। हम रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठकर पढ़ें। सुबह हम अपने घर में ही, भले हम नहीं जा सकते कहीं पर, हम सेंटर पर नहीं जा सकते, पर हम 5 मिनट्स का पॉजिटिव कंटेंट तो सुन सकते हैं। ओके, 5 मिनट्स तो निकाल सकते हैं, इतना तो मुश्किल नहीं है। क्योंकि वो एक चीज़ है जो आपकी शक्ति बढ़ाएंगे। हमें वो सारी चीज़ें देखनी है जो हमारी शक्ति बढ़ाएंगी। तो 5 मिनट्स भी अगर हम कुछ अच्छा सुनते हैं, इमीडिएटली माइंड की जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत एलिवेट हो जाती है। तो रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो और पढ़ो। और दूसरी चीज़ है कि सुबह कोशिश करो 5 मिनट, कोशिश नहीं, अब इसको एक इरादा कर लो। करना ही। 5 मिनट्स कितना होता है फॉर अ चाइल्ड? 5 मिनट्स इज ऑल्सो गुड। बिफोर यू बिगिन योर स्टडीज, 5 मिनट्स ऑफ समथिंग विच इज वेरी वेरी एलिवेटेड। यूट्यूब से ही देख लेना, उसी साधन का हम सदुपयोग करें। कुछ भी, हाउ टू कीप योर माइंड पावरफुल, हाउ टू रिमेन हैप्पी, हाउ टू गिव योर एग्जाम्स विद स्टेबिलिटी, ऐसा कुछ डालें तो बहुत कंटेंट पॉपअप होकर आता है जी। 5 मिनट्स ही हम सुने। फिर कुछ एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर ले, छोटे छोटे एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर ले। जैसे आई एम फियरलेस, आई एम फेयरलेस, आई एम फेयरलेस। मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है, एग्जाम का डर लग रहा है, एग्जाम नहीं, आई एम फियरलेस। इसको अंदर में बार बार बोले, आई एम फियरलेस, आई एम सक्सेसफुल। मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं फियरलेस हूँ। मैं हूँगा या नहीं क्वेश्चन नहीं है, एफर्मेशन में आई एम सक्सेसफुल, आई एम फियरलेस, आई एम काम एंड स्टेबल। आई एम काम एंड स्टेबल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आई एम काम एंड स्टेबल, एंशियस नहीं है। ये वोकैबुलरी होती जाए, बहुत एंजाइटी है, बहुत एंजाइटी है, बहुत एंजाइटी है, पैनिक बहुत हो रहा है, बहुत पैनिक हो रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उसमें कई बार क्या होता है, कई बार एक पास्ट का इंसिडेंट भी होता है। कभी कभी पास्ट में आपने कई बार बहुत डर फेस किया हो, आप कुछ भूल गए हो, हमने उसको पकड़ के रखा होता है। फिर हमें लगता है दोबारा हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। जैसे अगर एक बार आप कार चलाने गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप डर जाते हैं, फिर आप दोबारा ट्राई भी नहीं करते। ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ एक बार हुई है वो बार बार होंगे। बिल्कुल, वो बार बार ना हो, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए बोलना, आई एम फियरलेस, आई एम सक्सेसफुल, आई एम काम एंड स्टेबल। आई एम काम एंड स्टेबल। और हम जिस चीज़ से गुजर रहे हैं वो हम एफर्मेशन उसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे अगर बच्चा फियर है तो हमने फियरलेस कह दिया। अगर किसी बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, कहीं होते हैं कई बच्चों को ना गुस्सा, अग्रेशन बहुत होता है अंदर में, 10th में 12th में आके अग्रेसिव से हो जाते हैं, किसी भी कारण से हो सकते हैं। आई एम अ पीसफुल बीइंग, या आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल। उसका ऑपोजिट वाला हमें प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल, बहुत सही। आप बोलते जाएंगे, आप बन जाएंगे। ये मैजिक होता है। जो हम बोलते जाते हैं, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। अभी हम क्या सोच रहे हैं, वो क्या, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम एंशियस, आई एम बिजी, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। संकल्प से सृष्टि, संकल्प से सृष्टि, संकल्प से सृष्टि। सो आई एम फियरलेस, आई एम सक्सेसफुल, आई एम काम एंड स्टेबल, आई एम पीसफुल। अनदर, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। ये बहुत हेल्प करता है।
अकेले नहीं है, हाँ एग्जाम भी अकेले देने नहीं जा रहे हैं, हाँ नहीं हाँ देने जा रहे हैं, हाँ, साथ में करके है बाबा। देखें। देयर वाज दिस किड हु शेयर्ड, वो सेंटर पर आता है, उसने बहुत सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किया। रोज़ आता है 10-15 मिनट, जैसे बच्चे होते हैं बैठते, स्कूल यूनिफॉर्म में ही आते हैं हमारे हाँ पास, तो हाँ वहीं से फिर उनकी बस आती है, चले हाँ जाते हैं। तो उसने कहा कि वो एग्ज़ाम में उसको कुछ याद नहीं आ रहा था, हाँ तो उसने ऐसे 1 सेकंड ये नहीं सोचा कि क्या होगा क्या होगा, उसने बस एक थॉट क्रिएट किया, हाँ अरे आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड ऑलमाइटी, आई एम चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी, आई एम गॉड्स चाइल्ड। फिर उसने ऐसे थॉट किया कि मैं आपका बच्चा हूँ, तो आप आकर मदद कर दो ना, आ नहीं रहा मुझे। ना व्हाट हैपेंस, योर माइंड इज नॉट बिकमिंग एंशियस। हाँ जब आप ऐसा सोच रहे हैं मैं भगवान का बच्चा हूँ, आप मेरे फादर हो, आकर मदद कर दो ना, मन स्टेबल होता जा रहा है। आंसर तो ऑलरेडी है, क्योंकि पढ़ा हुआ ही है, आंसर है, लेकिन वो घबराहट में आंसर याद नहीं आता। याद नहीं आता। ऐसा थोड़ी ना है। और जब आप स्टेबल होते हैं तो कई बार आपने कल भी नहीं पढ़ा होगा, 4 महीने पहले पढ़ा होगा, लेकिन वो याद आ जाता वो है। याद आ जाएगा, है ही ना अंदर, हाँ कहीं तो है, मेमोरी में तो है ही ना, बस वो लेकिन वो एंजाइटी और पैनिक के कारण वो दब ब्लैकआउट हो गया। जाता है, आपको याद नहीं आता। तो उसने कहा मैं तो आपका बच्चा हूँ, आप आकर के मदद कर दो। कहते 2 मिनट के बाद ही वो आंसर मुझे याद आ गया। वाह क्या बात है। Now there is a science behind it because he remained very calm, इसलिए he वो remained very peaceful, he did not get anxious, पैनिक नहीं क्रिएट किया। तो वो जो मेमोरी के अंदर था, वो आ जैसे वो गया। पानी होता है ना, वरना जितना उसमें हलचल होगी तो नीचे क्या है वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जितना वो स्टेबल होगा तो नीचे क्या है वो दिखाई देगा। तो मन जितना स्टेबल होगा, आपकी इंट्यूटिव पावर भी बहुत बढ़ जाती है, वो एकदम बहुत आपको याद आ खूबसूरत जाएगा। एग्जाम्पल दिया आपने, बिल्कुल सही कह रही है। बहुत बहुत बढ़िया कि पानी जब स्थिर होता है तभी उसके नीचे क्या हो दिखता है। तो ये कहना है एफर्मेशन, सुबह पहले उठ के कहो कि मैं पीसफुल हूँ, मैं काम हूँ, स्टेबल हूँ, मैं गॉड का बच्चा हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ये जितने भी एफर्मेशन दे सकते हैं। तो मैं अगर हमें नहीं ज्यादा पता तो हम ये 5 ही एक बार 5 से शुरू कर लें। आई एम फियरलेस, I am successful, I am calm and stable, I am God's child, I am peaceful. जब बच्चा एग्ज़ाम के पहले उसको डर है और वो भगवान से कनेक्ट करना चाहता है, तो हमने बोल दिया प्रेयर कर लो, एक काम करो। तो बच्चे के लिए इस वक्त आप क्या बोलेंगे, क्या प्रेयर होनी चाहिए छोटी सी? So I'll share a story with हाँ। you. This is how we converse with God. एक बार एक छोटा बच्चा था, वो चर्च में गया, उसने देखा फादर कुछ बोल रहा है, उसने भी कुछ बोलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद फादर ने देखा इतना छोटा सा बच्चा पता नहीं क्या बोल रहा है, तो उसने अपनी प्रेयर पूरी करके वो बच्चे के पास आया। उसने कहा आप क्या कर रहे थे? तो बच्चे ने कहा आप क्या कर रहे थे? तो फादर ने कहा पहले मैंने पूछा आप क्या कर रहे थे। उसने कहा नहीं पहले आप बताओ आप क्या कर रहे थे। तो फादर ने कहा जाने दो। उसने कहा मैं अपनी प्रेयर कर रहा था, अब तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे। तो उसने कहा मैं भी अपनी प्रेयर बोल रहा था। फादर ने कहा इतना छोटा बच्चा इसको क्या प्रेयर आती होगी, तो कहा सुनाओ अपनी प्रेयर। तो उसने कहा पहले आप सुनाओ अपनी प्रेयर। तो उसने फटाफट अपनी प्रेयर सुना दी, फिर कहा अच्छा अभी तुम सुनाओ तुम्हारी प्रेयर। तो उसने कहा मैं तो ABCD गा रहा था। तो उसने कहा ऐसे थोड़ी ना कोई भगवान को याद करता है। तो उसने कहा देखो आपकी जो प्रेयर थी उसमें भी यही 26 अल्फ़ाबेट्स थे, मेरी जो प्रेयर थी उसमें भी यही 26 अल्फ़ाबेट्स थे। फ़र्क कितना था, आपकी प्रेयर में बहुत सुंदर तरीके से अरेंज्ड थे, मैंने भगवान को कहा जैसे अरेंज करने हैं कर दे। ये बहुत खूबसूरत, ये इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन होती है। नो इट मीन्स कि भगवान क्या देखता है, प्योरिटी, भावना। इट इज़ नॉट आप कैसे प्रे करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना क्या विधि है, क्या तरीका है, क्या उस समय पर बोलें। एक बच्चे को फादर से बात करने में सोचना पड़ता है क्या बोलें, कैसे बात करें। तो ये हर एक का एक बहुत इंडिविजुअल रिश्ता है। हम कहते हैं वो पेरेंट है ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो पेरेंट है, हम उसके बच्चे हैं। आप अपनी बात करें उससे। इसमें हम उसमें जैसे वो बच्चा अपनी बात कर रहा था, हर एक की जो बात है वो अलग होती है। इट इज़ योर कॉन्वर्सेशन विद योर फादर। इट कुड बी वेरी इनोसेंटली डन ऑल्सो। आज एग्ज़ाम है, आप मेरे साथ रहना, आप मुझे मदद करना, बीच बीच में थोड़ा सा उससे कनेक्ट हो जाना। वो बहुत हाई एनर्जी पर है, जैसे आप उससे कनेक्ट होते हैं वो एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है। यू बिकम पीसफुल, यू बिकम वेरी काम। देना आपने ही है, सब कुछ आपने ही करना है, वो आपको शक्ति दे सकता है। जैसे आपका बच्चा घर में आता है होमवर्क लेकर के, आप उसका होमवर्क करेंगे? नहीं। क्यों? पेरेंट है, प्यार नहीं करते। नहीं, करना तो उसी को, उसको माध्यम बन के उसको समझाना है कि कैसे करना, लेकिन करना तो उसी को है। कर देना आप, उसके आपके लिए 1 मिनट का काम है, उसको 1 घंटा लगेगा, लेकिन अगर आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन हम करेंगे तो सीखेगा कैसे करना।
एब्सोल्युटली। यहाँ हमें समझ में आता है पेरेंटिंग क्या होती है। हम सिखाएंगे, हम कराएंगे, हम सपोर्ट देंगे, पर हम कराएंगे उससे ही, क्योंकि नहीं तो वो सीखेगा कैसे। बिल्कुल। ऐसे हमें भी लाइफ में सब कुछ खुद ही करना होता है। वो पेरेंट कर नहीं सकता। हम तो कहते हैं आप कर दो। हमारी प्रेयर तो यही होती है ना, आप कर दो, ये भी आप कर दो, ये आप ठीक कर दो। वो कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, हर एक को खुद ही करना है। जस्ट एज अ पेरेंट हम बच्चे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं, कभी कभी तो उसके साथ बैठे रहते हैं, आप अपना होमवर्क करो, मैं यहीं बैठा हूँ। बिल्कुल। पर कराते तो उसी से हैं। सो दैट इज व्हाट गॉड्स रोल इज, ही गिव्स अस द पावर। इसलिए पर हम कहते हैं पावर कि नहीं लेते, हम कहते कर दो। आप छोटा काम होगा तो वो जैसे आपने कहा ब्राइब भी करते हैं ना, छोटा काम होगा तो इतना आप ये कर दोगे तो मैं इतने का चढ़ावा दूंगा। हाँ। अभी सुनते हैं तो भी अजीब लगता है ना, व्हाट डू वी डू, लाइक हम कर क्या रहे होते हैं। बड़ा काम होगा तो इतना, छोटा होगा तो इतना। देने वाला वही है। हाँ। एक तरफ कहते हैं वो दाता है, वही देता है। हाँ। फिर हम कहते हैं अगर आप काम कर दोगे तो हम आपको हाँ, इतने बड़े हो गए कि हम भगवान को चढ़ावा दे रहे हैं। सही बात है। होती हमारी भावना है, पर तरीका ठीक नहीं होता, इसलिए फिर रिजल्ट भी नहीं आता। हाँ, तो प्योर मन से जो मन में आए, चाहे ABCD बोलो, लेकिन अपने प्योरिटी ऑफ सोल में आपको जो बोलना है आप अपने तरीके से प्रेयर करो। और कुछ बहुत अच्छी बातें कहीं, जस्ट रिवाइंड देम, कि अमृत बेला में आप उठो, आप सुबह उठो, कनेक्ट करो, सुबह उठ के पॉजिटिव एफर्मेशंस करो, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और प्रेयर करने का तरीका भी प्योर मन से, ब्राइब मत करो, लेकिन पॉजिटिवली जो आपके मन में आता है आप बोलो, आप हेल्प सीख करो और बोलो मैं आपका बच्चा हूँ, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। 2 चीज़ें और करेंगे दिन में, दिस इज इनफ फॉर अ चाइल्ड। एग्जाम के दौरान भी 2-3 चीज़ें हमने देखी, टोटल 5 चीज़ें हैं, छोटी छोटी हैं। एक हम जल्दी उठकर पढ़ रहे हैं, दूसरा हम 5 मिनट पॉजिटिव कंटेंट ले रहे हैं, तीसरा हम एफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये एफर्मेशंस हम हर घंटे प्रैक्टिस करेंगे, हर घंटे। क्योंकि क्या होता है, मन कब नेगेटिव दिशा में जाना शुरू करता है पता नहीं चलता। बस यही तो टफ कर दिया ना आपने, यहाँ तक ठीक जा रहा था। हर घंटे में एफर्मेशन प्रैक्टिस करने में कितनी देर लगेंगी? 5 सेकंड। 5 सेकंड। लेकिन 5 सेकंड आपके मन की जो पावर है उसको 100% पर ले जाएंगे। अच्छा। 1 घंटे में कहीं मन सोचने लगता है, इतना सिलेबस और है, कैसे होगा, नहीं हुआ तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे से तो हो नहीं सकता। इट गोज इन नेगेटिव डायरेक्शन। फिर आपको उसको पॉजिटिव पर लेकर आना होता है। आप हर घंटे अगर 5, बहुत कम टाइम लगता है, कितनी देर लगती है, एक मंत्र की तरह बन जाता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद ये इतना नेचुरल हो जाता है कि आपको वो थॉट ही नहीं आता कैसे होगा। आपको यही थॉट आता है, आई एम फियरलेस, आई एम सक्सेसफुल, होना ही है। आपको ये नहीं होता कैसे होगा। फिर वो प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है। फिर मन कहता है होना ही है, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। पर ये तब होता है जब आप एवरी आवर 5 सेकेंड्स के लिए उसको करते हैं। एंड द लास्ट थिंग, जो 5th चीज़, अन्न बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या खाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्या खाते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, यहाँ पेरेंट का रोल आ जाता है, कैसे बनाया जाता है। जो आप खाते हैं उसका इम्पैक्ट बॉडी पर पड़ता है। वाह, क्या बात है। पर जैसे बनाया जाता है उसका इम्पैक्ट मन पर पड़ता है। इस बार में हमने पहले भी बात की थी कि उसको प्यार में बनाओ, क्योंकि अगर प्यार में बनाओगे तो प्यार की वाइब्रेशन एनर्जी और हायर लेकर के जा सकते हैं। प्यार से भी ज्यादा भगवान की याद में बनाए, भगवान की याद उसमें कहीं अटैचमेंट भी आ जाती है। इसलिए देखो, प्रसाद और घर के खाने में भी फर्क हो जाता है। प्रसाद का वाइब्रेशन और घर के खाने के वाइब्रेशन में भी थोड़ा सा फर्क होगा कि नहीं होगा। बहुत फर्क है, क्योंकि वो प्रसाद बनता ही कौन सी एनर्जी से, इट्स ओनली अ थॉट। पर यहाँ पर पेरेंट का बहुत रोल है, क्योंकि घर में खाना कौन बनाती है? मदर। वो सारी अपनी एंजाइटी और टेंशन उसमें मिक्स करके उस बच्चे को एग्जाम के दिन में खिला देती है। रियली एक तरह तो वो सोचती है बॉर्नविटा देना है, ये देना है उसको, पर शी इज़ थिंकिंग ना कैसा होगा, पता नहीं पास होगा नहीं होगा, साल भर तो पढ़ा नहीं। अभी बोलती अच्छा है। हाँ। एक पेरेंट अपने बच्चे को कहेंगे नहीं नहीं बहुत अच्छा होगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो। बोल अच्छा रही हैं, लेकिन सोच नहीं ठीक रही है। टेंशन और चिंता क्या है? चिंता शुभ चिंतन। एक है चिंता, टेंशन, और दूसरा है शुभ चिंतन, थिंकिंग राइट। तो वो राइट सोचना है। सोच गलत रहे तो वो वाइब्रेशन किस में जाएगा? खाने में। जैसा अन्न वैसा मन। तन नहीं बोलते, कभी भी नहीं बोलते। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। पुराने
बहुत पुराने। ये स्पिरिचुअलिटी है, इसमें कितना टाइम लगता है? अब ये 60 के बाद करेंगे तो क्या फ़ायदा है? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि कभी कभी घर पे क्या है, खाना मम्मी नहीं बना रही है, हाँ, सुबह आके कुक आके बना गई, या कोई डोमेस्टिक हेल्प आके बना रहा है, या कभी कभी तो किसी ने टिफ़िन लगा रखा है वहाँ से आ रहा है, कुछ हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे हैं कि वो वहाँ पे मेस में बना है, कुछ बाहर से ला रहे हैं। वहाँ पे तो ऐसा, वो तो हायर पर्पज से बना नहीं रहे हैं, तो अब मुझे खाना है और जाना है। कई बार जल्दी जल्दी खाओ और जाओ, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम के खाना टाइम में। जल्दी जल्दी नहीं खाना होता। हाँ ये जो एक नया हो गया ना, ग्रैब अ बाइट, हाँ, जल्दी जल्दी खाओ जल्दी। अगर आप जल्दी जल्दी खाएंगे तो मन सारा दिन क्या बोलेगा? जल्दी करो जल्दी करो। और ये बहुत कॉमन हो गया, आपने देखा है आज हर चीज़ में जल्दी करो। पार्किंग से कोई गाड़ी निकाल रहा है, जल्दी करो। कोई चल रहा है, जल्दी चलो। अरे चल रहा है ना, काम है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्योंकि खाना जल्दी जल्दी बन रहा है, खाना जल्दी जल्दी खाया जा रहा है। अब जो आप कह रहे हैं कि हम अलग अलग जगह से खाते हैं, इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। इसीलिए इस एक चीज़ पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। आप बाकी सब चीज़ों के लिए हेल्प ले लें, पर जहाँ तक हो सके जो खाना बनाने वाला है उसकी जो एनर्जी और वाइब्रेशन है वो बहुत हाई होनी चाहिए। अगर पेरेंट बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर भी अगर कोई डोमेस्टिक हेल्प है, एंड आई एम नॉट जनरलाइजिंग, दिस कैन बी अ फैक्टर। बहुत करके जब हम कहीं बाहर से खाते हैं तो उनका इंटेंशन हमेशा प्रॉफिट होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। उनका इंटेंशन, इसीलिए आप देखो एक मदर जब बनाती भी और खिलाती भी है, कई बार क्या होगा, ख़त्म भी हो जाएगा ना, फिर अगर कोई मांग लेता है फिर बना तो वो देते हैं। नहीं, हाँ फिर भी बना देंगे, नहीं तो अपनी प्लेट से भी दे देंगे। हाँ, हर मदर कहे कि नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं नहीं मुझे तो भूख ही नहीं है, मुझे तो दिल ही नहीं है। इट्स दैट वाइब्रेशन एंड पावर दैट इज गोइंग टू द चाइल्ड। हम लोग सिर्फ खाना नहीं खाते थे, हम शक्ति खाते थे। हाँ सही बात। लेकिन कुछ बच्चे हॉस्टल में अब वो पढ़ रहे हैं, उनके पास तो ये ज़रिया ही नहीं है कि भैया मम्मी के हाथ का खाना खाएं, या फिर जो बना रहे हैं उसकी क्या प्योरिटी ऑफ सोल है, वो किस पर्पस से बना रहा है, मुझे नहीं पता। दिस इज़ फॉर द पेरेंट, जो पेरेंट बना रहे हैं। अगर वो ऑप्शन नहीं है, समझो वो ऑप्शन आपके पास नहीं है और आपके सामने खाना आता है, तो खाने में जो भी वाइब्रेशन अब्जॉर्ब है, कोई बात नहीं। अब वो वाला तो ऑप्शन है नहीं, आप बना तो नहीं सकते, बना बनाया आपके पास आया है। अब आप 1 मिनट के लिए, जैसे हम पहले प्रे करके खाते थे, 1 मिनट के लिए उस समय पर रुके, फिर से वो एफर्मेशंस बोले, आई एम अ प्योर सोल, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। इस खाने के अंदर भी प्योर वाइब्रेशन जा रहा है, इसमें भी एनर्जी तो है ना, वो अब्जॉर्ब होगी। एकदम नहीं खा ले, जिसने जो बनाया, जिस वाइब्रेशन में बनाया, उसी वाइब्रेशन से नहीं खाए। अपना 1 मिनट का मेडिटेशन करके प्योर एनर्जी क्रिएट करके, प्योर एनर्जी उसमें डाल करके उसको फिर खाए। खाने से पहले हमेशा प्रे किया जाता था, हमेशा। हाँ, और खाना पूरा होने के बाद हमेशा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया जाता था। बिल्कुल। आई टेल यू वन थिंग, हम लोग कई बार खाने को बहुत सिंपल ले लेते हैं। कुछ दिन पहले आई वॉज विद समबडी हु वाज फ्रॉम मिलिट्री, आर्मी ऑफिसर है, 28 ईयर्स से, वो स्पिरिचुअलिटी भी फॉलो करते हैं। तो उन्होंने आकर के, उनका एक क्लास आदि था, मैंने बाद में उनको पूछा, उनकी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, एंड आई सेड आप एक चीज़ बताओ जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट होती है, वन थिंग। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग वो कहेंगे एडवर्स सिचुएशंस होती हैं, क्लाइमेट हैं, वो लोग कई बार सियाचिन आदि में पोस्टेड होते हैं, -72 डिग्रीज होता है। बट यू नो व्हाट ही सेड सबसे गंदी चीज़ है भूख। I said क्यों? I said उन्होंने कहा वो इंसान को पागल भी बना देती है। आप सामने वाले के मुंह से छीन करके भी खा लेंगे अगर आपको नहीं मिलेगा, वरना भूख नहीं बर्दाश्त होती। और हम कई बार कई चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं, जो हमें भोजन मिलता है ना 1 2 3 बार, उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। सही कह रही हैं। और पुराने ज़माने में होता भी था, खाने के पहले हम प्रेयर करते थे, पहले भी बाद में भी। पहले इसलिए कि अगर कोई एनर्जी है भी, आप उसको कट करो, आप अपनी प्योरिटी से उसको कट करो। आप आई एम अ प्योर बीइंग, आई एम गॉड्स चाइल्ड, आप अपने प्योर थॉट से जो वाइब्रेशन रेडिएट होगा उसको खाने में डालो। ये खाना बिल्कुल पवित्र बनता जा रहा है, ये खाना मुझे बहुत शक्ति देगा, ये खाना सिर्फ अन्न को नहीं लगेगा, लेकिन ये खाना मन को भी शांति देगा। अरे वाह, क्या बात। ये पानी जो है ये मेरी वाणी को मीठा कर देंगे। अपनी प्योरिटी से उसको चार्ज करके फिर उसको, अब ये चीज़ें कई बार ऐसे लगेगा बड़ी इलॉजिकल है, ये करनी पड़ती है।
आप एक हफ्ता इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखो, अब ये कौन बच्चा नहीं कर सकता, तो बहुत सिंपल है। ये सब एक्सपेरिमेंट करना होता है। स्पिरिचुअलिटी जैसे पहले भी कहा था, साइंस में आप बहुत प्रूफ कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आप 1 वीक करके देख लें, सिर्फ 1 वीक के अंदर ही आपको वो चेंज फील होना शुरू हो जाएगा। तो मम्मी ने भी खाना बनाया तो प्रेयर करके कर लो, क्या पता मम्मी गुस्से में हो। इसीलिए जो खाना बनाता है ना उसको कभी नहीं डांटना चाहिए। हाँ ये बात तो है। जो खाना बनाता है और जो गाड़ी चलाता है, हाँ ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, खाने लेकिन बनाने फिर वाले भी तो कभी इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट, सी हर चीज का इम्पैक्ट डायरेक्ट मन पर नहीं पड़ता, लेकिन अन्न का डायरेक्ट है। जैसा अन्न वैसा मन। क्या बात, बहुत कई बढ़िया। चीजों का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, कईयों का डायरेक्ट नहीं होता। इनडायरेक्ट तो होता ही है हर चीज का, लेकिन कई चीजों का डायरेक्ट होता है। फूड का डायरेक्ट होता है। फूड का डायरेक्ट बिल्कुल होता है। मैं एक एग्जांपल हूँ इसका। मुझे स्ट्रेस ईटिंग की बहुत आदत है, और क्योंकि अभी एग्ज़ाम की बात हो रही है, बहुत सारे बच्चे इससे गुजर रहे हैं कि भाई स्ट्रेस में आप आदमी इतना कुछ खा लेता है, कहते हैं कि अक्सर जो 3 दिन में खाता है वो एक बार में आदमी खा गया। तो ये एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा देखते हैं, चाहे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो ऑफिस में, एग्जामिनेशन हो, तो तरह तरह की चीज़ें भी ऑर्डर हो रही हैं और ज़्यादा भी खाया जा रहा है, और एक्सरसाइज भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब एक जगह पे बैठ के पढ़ रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं। स्ट्रेस ईटिंग को कैसे बंद करें? स्ट्रेस ईटिंग क्या होती है? ज़्यादा अभी जो कुछ खाना है वो प्लेजर देता है आपको, बेसिकली डोपामिन सिक्रीट हो रहा होता है, तो आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। आप स्ट्रेस में है, माना देयर इज़ डिसीज़, देयर इज़ पेन, थोड़ी एंजाइटी है, तो वो खाना खा के आपको अच्छा लगता है, तो वो एक प्रकार का फिर एडिक्शन बन जाता है। तो उसके लिए आप अपने को समझाएं कि दिस इज़ नॉट द वे, क्योंकि फिर देखो कोई भी एडिक्शन की आदत पड़ी है ना, वो एडिक्शन हो रहा है। तो पहले तो ये समझ में आ रहा है कि हम क्यों ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि वो आपको खुशी दे रहा है। आप एंजाइटी में हैं और खाना आपको खुशी दे रहा है। पर ये दोनों तरह से होता है। कई लोग बहुत खाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते, कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते। पर अगर आप बहुत खा रहे हैं, बॉडी को बहुत कम खाने की ज़रूरत होती है। कहते हैं योगी 1 बार खाता है, भोगी 2 बार खाता है, रोगी 3 बार खाता है, समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज मैक्सिमम, 1 2 3 मैक्सिमम। अभी हम तो रोगी से भी आगे चले गए। तो योगी 1 बार खाता है, भोगी 2 बार खाता है और रोगी 3 बार खाता है। रोगी कैन नॉट डाइजेस्ट ना, तो उसको कहते हैं थोड़ा 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 दो, बिकॉज यू कैन डाइजेस्ट। तो आपका जो डाइट है उसको थोड़ा स्मॉल मील्स कर देते हैं। सी एक्चुअली यही हो रहा है अभी भी। क्यों हमें स्मॉल मील्स लेने पड़ते हैं? माइंड एंड गट इज कनेक्टेड। हाँ बिल्कुल, आपका माइंड और स्टमक कनेक्टेड। आपका मन जितना कमज़ोर होता जाएगा ना, उसका इम्पैक्ट आपके डाइजेशन पर पड़ेगा। इसलिए वो नोज़िया, वॉमिट होना, वो सब, जब भी आपका मन थोड़ा सा परेशान होगा ना, आप देखेंगे देयर विल बी समथिंग दैट विल हैपन इन योर स्टमक। दे आर कनेक्टेड सो क्लोज। और फिर कई बार कहते थे कि अगर खुशी है तो सूखी रोटी भी लग जाती है। बिल्कुल, खुशी है, पहले खुशी पर बहुत अटेंशन दिया जाता था। गांव आदि में भी होते थे ना लोग। एक अपना बहुत सुंदर एक्सपीरियंस सुना रहे थे। संग्राम सिंह करके हैं रेसलर। कहते हमारे समय में क्या होता था, जो आज इतनी बातें करते हैं खाने की, ये खाओ वो खाओ, इतने ग्राम प्रोटीन लो, ये लो, कहते कुछ भी नहीं था। पर मदर्स क्या पक्का कराती थी, जो हमारे पुराने पूर्वज, खुश रहो, खुश रहो, कोई भी बात है उसको इतना दिल पर नहीं लो। कहा, बहुत सुंदर बात सुना रहे थे, कहा हमें तो पेरेंट्स भी डांट देते थे, फिर स्कूल में टीचर भी डांट देती थी, फिर पड़ोसी भी डांट देते थे, तो भी हमें तो कभी कोई एंजाइटी डिप्रेशन नहीं हुआ। और आज स्कूल की टीचर डांट नहीं सकती है, चांस ही नहीं। आज नहीं, वो आज ना आज अगर वो कुछ कहेंगी तो उस पर रेपरकशंस होंगे। डांट सकती है, मार नहीं सकती। अभी तो धीरे धीरे डांटने पर भी पेरेंट्स लड़ने के लिए आ जाते हैं कि आपने हमारे बच्चे को ऐसा क्यों बोला। विच इज़ ओके, डांटना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इससे सिर्फ दिखाई ये दे रहा है कि स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। जो ओवरऑल दिखाई देता जा रहा है कि बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, वो कम होती जा रही है। डजंट मीन कि हमें वो मेथड्स यूज़ करने हैं, वो मेथड तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ इतनी कम हो गई कि छोटी छोटी बातों में एक्सट्रीम स्टेप्स तक भी बच्चे उठाने लगे। कई बार क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम लंबे दौरान का है, पेसिंग बहुत ज़रूरी होती है कि भाई इतना यहाँ पे पढ़ें, फिर उसके बाद कल करेंगे, फिर परसों होगा, सुबह इतना होगा, शाम को इतना होगा। वो कई बार बच्चे जो है पेसिंग सही नहीं कर पाते उसकी, और उस कारण क्या होता है, जो लास्ट मिनट जो होता है,
रिवीजन का टाइम नहीं रहता या फिर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी रह जाती हैं, उसमें स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो पेसिंग के लिए भी कुछ उपाय है? अपनी कैपेसिटी से बनाना चाहिए। हम्म, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। हम्म, एक और चीज़ जो हो रही है, हम देख रहे हैं एग्ज़ाम में, इसने कितना किया, इसने इतना क्या किया, इसने क्या स्केड्यूल बनाया, हम्म, ऐसा नहीं हो सकता। हम्म, फॉर पेसिंग यू हैव टू सी योर ओन कैपेसिटी। हम्म, कोई बच्चा हो सकता है जो सारा 2 दिन में भी कर ले, किसी को 4 दिन भी लग जाते हैं। हम्म, आपको उतना पहले शुरू करना पड़ेगा। डू नॉट कंपेयर विद एनीबडी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये भी एक चीज़ बहुत पक्की करनी है, ये भी चाहे एफर्मेशन में डाल दे, आई एम यूनिक। आई एम यूनिक। हाँ, हम सब यूनिक है, हमारे बिल्कुल। जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। आई एम यूनिक एंड स्पेशल। कंपटीशन कंपैरिजन बच्चों में बहुत बढ़ता जा रहा है, वो एंजाइटी का कारण बनता जा रहा है। आप अपनी स्पीड से चले। तो आई एम वीक एंड स्पेशल नहीं बोलना है, मैं यूनिक एंड स्पेशल बोलना है। वीक एंड स्पेशल तो है ही नहीं कोई, वो तो बोलते बोलते बन गए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती। छोटी सी चीज़ बताता हूँ, मेरे जो हॉल में है, मैंने बहुत बड़ा एक मिरर लगा रखा है। तो अक्सर मैं देखता हूँ मेरी बेटी उसमें अपने आप को ही निहार रही होती है पढ़ते पढ़ते। तो मैं कहता हूँ, बेटा क्या देख रही हो उसमें? कहती मैं अपने आप को देख रही हूँ। मैंने कहा अभी पढ़ाई का टाइम है। वो चल चल के पढ़ती है और वो चलते चलते बीच में देखूंगा अपने आप को निहार रही है, बाल बना रही है, कुछ कर रही है। मैंने कहा बेटा जाके बैठ के पढ़ लो। तो डिस्ट्रैक्शन के तरीके खोजने की जरूरत नहीं है, एक मिरर भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ऐसे तो बहुत कुछ है, पर छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर भी कर सकते हैं। कई बार पेरेंट्स क्या होते हैं, हर छोटी चीज़ को भी अगर हम पकड़ते हैं ना, तो वो भी ऐसा बच्चे को लगने लगता है कि वो जो कुछ करता है वो गलत है। बिल्कुल। एज लॉन्ग एज दे आर परफॉर्मिंग, अगर उनको वो परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत छोटा छोटा, बिकॉज व्हेन बच्चे हैं उनकी एक अपनी जर्नी है, उनके एक अपने इन्फ्लुएंसेस हैं, एक अपना एनवायरनमेंट है। कुछ एक चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं, वो आपके जेरोक्स कॉपी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, वो आपकी कार्बन कॉपी नहीं हो सकते। आप बैठ करके पढ़ते थे तो उनको भी बैठ करके ही पढ़ना चाहिए, या आप चल कर पढ़ते थे तो उनको भी चल करके ही पढ़ना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। एज लॉन्ग एज दे आर परफॉर्मिंग, ठीक है। सम थिंग्स आर दैट वी कैन इग्नोर, बट अगेन नाउ इफ दे आर लुकिंग इन द मिरर बहुत ज़्यादा, now that can also be a sign of self absorption. That's different. That could be with सबके साथ ऐसा नहीं होता। आप मिरर में आप देखते हैं, आप रिफ्लेक्शन देखते हैं, आप थोड़ा बहुत ठीक करने लगते हैं, इट इज़ ओके। पर एक और चीज़ जो हो गई है विद द इंस्टाग्राम, विद द सोशल मीडिया, बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गई है। आपको लगता है कि आपको जो वैलिडेशन मिलता है, जो अप्रिसिएशन मिलती है, वो उस पे बिहाफ नहीं है जो आप हैं, पर जो आप दिखते हैं। बॉडी शेमिंग हो गई है, बॉडी ट्रोलिंग हो गई है। तो ये जो बॉडी है, जो एक कॉस्ट्यूम है, कुछ नहीं है। आई एम अ सोल एंड दिस इज माई कॉस्ट्यूम। जैसे ड्राइवर की गाड़ी है, गाड़ी का ध्यान रखना होता है, लेकिन उस गाड़ी को ही सजाते रहो, गाड़ी पर ही अटेंशन देते रहो, तो वो बहुत बहुत डेंजरस हो सकता है। इट कैन बी वेरी डेंजरस, क्योंकि अगर आप उससे अपने को आइडेंटिफाई करते जाएंगे तो ये बॉडी तो पेरिशेबल है, ये बदलती रहती है, और इसके ब्यूटी के स्टैंडर्ड सबके अलग अलग हैं। फिर किसी ने थोड़ा भी कुछ आपको कुछ कहा ना, तो आप हर्ट हो जाएंगे, बहुत ठेस लगेगी, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि आप बॉडी हैं, आप बॉडी नहीं है। और इसमें आपको दोनों मिलेंगे। जैसे कोई बहुत ज़्यादा अगर बॉडी कॉन्शियस है, इसको हम कहते हैं बॉडी कॉन्शियस, ईगो कॉन्शियस। अगर उसको बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस है, समझो वो मोटा है, उसको कोई कहता है आप मोटे हो, वो बहुत हर्ट हो जाएगा, डिसरिस्पेक्टेड फील होगा, रिजेक्टेड फील होगा, लोगों से मिलेगा नहीं, उसको इन्फीरियर फील होगा, लो कॉन्फिडेंस होगा। ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। दूसरा है, किसी को आप कहेंगे आप मोटा है, उसको बिल्कुल फीलिंग नहीं आएगी, उसको पता है हाँ मेरा शरीर मोटा है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मतलब दैट डजंट इफेक्ट उसका कॉन्फिडेंस। सेल्फ रिस्पेक्ट इफेक्ट नहीं होती। सेल्फ अलग है, कॉस्ट्यूम अलग है। लेकिन अगर आप कॉस्ट्यूम से ही आइडेंटिफाई करते हैं तो आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर उसका इम्पैक्ट आने लगता है। पर हमने तो बहुत मोटे मोटे लोग भी देखे हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, आपने नहीं देखे? दे पीपल दे वेरी कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन। इट इज़ नॉट हेल्दी, ठीक है, वो फैट है पर वो हेल्दी नहीं है, but that is not impacting their confidence, that is not impacting their self-esteem, because they don't identify with their body. Can you see the difference? मिरर में देखना इनोसेंटली भी हो सकता है
और मिरर में देखना बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस भी हो सकता ये है। मैं बात कर रहा था डिस्ट्रैक्शन की, कि बार बार आप मिरर में देख रहे हैं, बार बार आप फ़ोन पे जा रहे हैं, बार बार आप टीवी पे देख रहे आप हैं, बार मिरर बार। निकाल दे रूम से, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, एक बात में आपने बीच में कही कि आपका रिफ्लेक्शन नहीं है आपका बच्चा, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि वो आपकी तरह पढ़ेगा, आपकी तरह करेगा। पर कई बार क्या होता है, पेरेंट्स अपने आप पे ले लेते हैं कि मुझे तो इसको पढ़ाना है। और कई बार लेट्स से 2 पेरेंट हैं, एक पापा हैं, एक मम्मी है। पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, और मम्मी बहुत चिल हैं कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, पास हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात हो गई। अब इसको लेके कलेश हो जाता है कि तुम्हें बोल रही हूँ मैं, या मैं बोल रहा हूँ, उसको पढ़ना है, तुम बीच में आके डिस्टर्ब कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो इस कारण क्या होता है कि बच्चों के एग्ज़ाम के कारण माहौल में जो है वो लड़ाई होती है। और ये कई बार देखा मैंने, कई घरों में देखा है कि एक पेरेंट जो है वो अपने बच्चे के एग्जामिनेशन या जो भी टेस्ट हैं या पढ़ाई का पूरा जिम्मा लेता है। ज़्यादातर मैं देखता हूँ माएँ जो हैं वो जिम्मा लेती हैं, और जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि बिगाड़ना हो तो पापा के पास भेज दो, वो सब कुछ ला के दे देंगे। बट दे आर ऑल्सो फुलफिलिंग द ड्यूटी इन सम वे। या तो मैं रास्ते से बाहर तुम पढ़ा रही हो, ठीक है, बट उस वजह से क्या होता है कि तुम फिर बीच में आ गए, तुमने फिर इसको ये दिला दिया, इसको तुमने ये परमिशन दे दी। और या अगर लेट्स से पापा कहते हैं कि रहने दो, वो अपने पेस पे पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, बच्चा कमज़ोर है, क्या हो गया, तो इस बात पे भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या करें? पहले तो पेरेंटिंग एक प्रोसेस है, परफेक्शन नहीं है। एज अ पेरेंट नोबडी इज परफेक्ट। मतलब हमें लगता है हम पेरेंट हैं तो परफेक्ट होना चाहिए। पेरेंटिंग भी एक प्रोसेस है एंड यू प्रोग्रेस विद दैट। वो इतना प्रेशर नहीं अपने पर डाले। पहले कैसे पेरेंटिंग होती थी, 5-7 बच्चे होते थे तो भी सब बड़े हो जाते थे, इतना तो नहीं होता था। अभी एक है, लेकिन हम किताबें पढ़ रहे हैं पेरेंटिंग की। फर्स्ट थिंग, पेरेंटिंग बहुत इंट्यूटिव होती है। आपको पेरेंटिंग के लिए कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो आत्मा है इट्स यूनिक, उसके क्या संस्कार हैं, उसकी क्या कैपेसिटी है। सो डोंट पुट दैट मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ एज अ पेरेंट। सेकेंडली, घर के एनवायरनमेंट को खुशनुमा रखना एक पेरेंट का काम है। अगर पेरेंट ही झगड़ा करेंगे तो आप अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को एनहांस नहीं कर रहे हैं। आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें उसका मन कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। नेचुरली ना हैवीनेस होगी एनर्जी के अंदर। सो पेरेंट को भी एक आपस में उनका एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। एक दूसरे को पेरेंट ही अगर कंट्रोल कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हर्ट हो रहे हैं तो कौन पेरेंट है? फिर आप पेरेंट है कि बच्चे को पेरेंट बनना पड़ेगा? ये तो चाइल्डिश है। 2 जने हैं, मदर फादर है, उनके तरीके अलग होंगे, लेकिन आपको भी तो एक कंसेंसस पर आना ही पड़ेगा ना। इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट। पेरेंटिंग क्या है? कलेक्टिव एफर्ट है। तो उसमें क्यों उसमें हम इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों कर रहे हैं? ये तो ईगो है। लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक बहुत प्यारी आंट है, लेकिन उनको गुस्सा बहुत आता था। और मुझे याद है जब हम बड़े हो रहे थे तो उनके घर कई बार जाते थे। वो गुस्सा बहुत करती थी, तेज़ बहुत बोलती थी। और जो मेरे अंकल हैं वो बहुत शांत स्वभाव के थे, और वो हमेशा आके बोलते थे यार जाके उनसे पूछ लो, मुझे नहीं पता। तो हम हमेशा अंकल के मस्ती करते रहते। अंकल बहुत बच्चों के साथ बहुत रमे हुए थे, हमारे साथ बहुत खेलते थे। आंटी से हमको बहुत डर लगता था। वो प्यार बहुत करती थी, वो खाना हमारा हर एक बच्चे से पूछती थी तुम क्या खाओगे, वही बनाती थी, अलग अलग तरह की चीज़ें पर हम डरते बहुत थे उनसे। लेकिन जब भी कोई बड़े बुजुर्ग आ जाते थे घर में और उनको ये बात बोली जाती थी आंटी को कि तुम ऐसा मत किया करो, रोने लगती थी वो। तो एक तरफ गुस्सा बहुत है और एक तरफ इमोशन बहुत है। तो जब ऐसा पेरेंट हो, क्योंकि उनके बच्चे भी हमारे साथ खेलते थे, तो वो हमेशा स्ट्रेस में रहते थे कि आज मम्मी तो ऐसा करेंगी, आज ये नहीं कर सकते। उस बच्चे को कैसे हैंडल करें? मैं जब अपने बचपन में जा रहा हूँ, मैं उस कज़न को अपने क्या बोलूँ? आपकी स्टोरी से देखो, आपने बहुत अंदर ही उसमें आंसर दे दिया कि वो जो गुस्सा करती थी, आप उससे डरते बहुत थे। व्हिच मीन्स अगर कोई भी पेरेंट गुस्सा करेगा तो बच्चे उससे डरेंगे। और आप ज्यादा किसके पास जाते थे? दूसरे अंकल के पास। क्योंकि वो कैसे थे? बड़े प्यार। मैंने रिश्ते में सिंपल चीज है कि अगर कोई बहुत गुस्सा करता है तो लोग उससे डरते हैं, दूर जाएंगे विच एवर पेरेंट। पेरेंटिंग में अगर जो भी पेरेंट ज्यादा गुस्सा करता है, जो भी बच्चा होगा वो उससे दूर जाएगा। अगर आपको चाहिए कि बच्चा आपके नजदीक आए, अगर आपको चाहिए कि बच्चा आपको सब कुछ बताए, then you will have to give up anger.
It's as simple as that. You will have to give up anger. Anger will only create conflict in the relationship. Anger पता है क्या करता है? Subtly दूर करता है, बहुत subtly दूर करता है. एक बच्चा आप देखे छोटा होता है, वो अपने पेरेंट को सब कुछ बताता है कि नहीं बताता? सब बताता है, सब कुछ बताता है. गोल गोल घूमता जाएगा, आज ये वो आज ये वो. आप सुनना भी नहीं चाहते. यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड. उस टीचर ने ये बोला, उसने ये बोला. द मोमेंट दे सिट इन द कार ना, या जो भी मिल, वो सब शुरू हो जाता है. फिर आप देखिए बहुत स्लोली वो बच्चा बताना बंद कर देता है. देयर वाज दिस मदर, उसने बहुत सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किया था. ऐसे 3 डे की रिट्रीट थी. मॉर्निंग में 1 घंटा आते थे, 3 दिन का सेमिनार था. तो पहले दिन यही सेमिनार में बातें हो रही थी, आप गुस्सा नहीं करो, बच्चा आपसे दूर हो जाएगा, ऐसे से बात हो रही थी. वो नोट्स बना रही थी. तो वो नोट्स बनाते बनाते नोट्स में लिख भी रही थी कि अब मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं गुस्सा करूँगी तो मेरा बच्चा मेरे से दूर हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट. फिर उसको सेकंड दिन आना था, तो वो अपने नोट्स को रिवाइज़ कर रही थी. तो किसी ने वो लाइन को अंडरलाइन किया हुआ था कि अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपका बच्चा आपसे दूर हो जाएगा, समथिंग. उसको गुस्सा बहुत आता था. उसका एक बच्चा था 3rd स्टैंडर्ड में. 3rd स्टैंडर्ड में कितनी एज होती है? 7-8 ईयर ओल्ड. तो उसने उसको बुलाया. उसने कहा कि ये किसने अंडरलाइन किया? उसने कहा मैंने. एंड देन शी सेड नहीं मुझे पता है तुम कुछ मुझे छिपा रहे हो, मेरे से छिपा रहे हो. तो उसने कहा नहीं 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 कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. देन थोड़ा प्यार दे करके, मदर थी, कॉन्फिडेंस में लिया. नहीं मुझे बताओ, आई नो कुछ छिपा रहे हो. सो देन द चाइल्ड वेंट इनसाइड द रूम और वो 27 टेस्ट कॉपीज होती है ना बच्चों की, जो वीकली टेस्ट होते हैं, वो लेकर के आया जिसमें उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था. और वो उसको छिपा रहा था. वो बिल्कुल बहुत हैरान हो गई. पर उसने उसको कॉन्फिडेंस में लिया था. नहीं मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें जा रही हूँ, मैं आज बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगी मैं. फिर उसने कहा ये तुम क्यों छिपा रहे थे? इसलिए क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर तुम दिखाओगे तो मैं गुस्सा करूँगी. एंड देन द चाइल्ड सेड हाँ वो तो एक बात है, आप देखते तो आप गुस्सा भी करते, आप डांटते भी, लेकिन उससे ज़्यादा फिर आप उदास हो जाते हैं और आप 2 दिन तक मेरे से बात नहीं करते और मैं आपको उदास देख नहीं सकता. Now this is the pressure on that 7-8 year old child, जिसके लिए मार्क्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. पेरेंट की खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आपका चेहरा और उनके मन की स्थिति. आपके लिए मार्क्स इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपके चेहरे की खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और कई बार आपकी खुशी के लिए कई बार उस बच्चे की कैपेसिटी भी नहीं होती इतनी. कैपेसिटी तो और कम होती जा रही है. डांटते जा रहे हैं, एक्सपेक्ट करते जा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी देते जा रहे हैं, तो कैपेसिटी तो और कम होती जा रही है. पर फिर वो कई अनएथिकल मीन्स भी यूज़ करने लगता है. अपनी परफॉर्मेंस तो नहीं बढ़ रही, पर वो मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि जब मार्क्स आएंगे तो आपके चेहरे पर खुशी आएंगी और आपकी खुशी में उस बच्चे की खुशी है. इस समय पर हम कई ऐसे पेरेंट्स से मिलते हैं, अभी ऐसा समय आ गया, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस चाहिए हमारा बच्चा खुश हो, एग्ज़ाम क्लियर करे. जब वो बच्चे डिप्रेशन एंजाइटी में जाने लगते हैं ना, वो पेरेंट्स इतने हेल्पलेस हो जाते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, बस ये खुश हो जाए. बिल्कुल सही है. लेकिन अक्सर जो है आज रैट रेस इतनी बढ़ गई है कि अक्सर एग्जाम के टाइम हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा परफॉर्म करे. रैट है, हम रैट नहीं है, हमें रेस क्विट करनी पड़ेगी. हम किसी रेस में नहीं है. तो ये हर माँ बाप को समझना बहुत जरूरी है. पेरेंटिंग यही तो है ना, माँ बाप समझेंगे तो वैसी ही तो पेरेंटिंग होगी. पहले तो रेस में कौन है? बच्चे रेस में कभी होते ही कहाँ हैं? माँ बाप होते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ पहुँचे. पेरेंट्स की आइडेंटिटी होती है, मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, मेरे बच्चे के इतने मार्क्स आए, ये उनका भी एक स्टेटस सिंबल हो गया है आज. यू आर आइडेंटिफाइंग विद योर चिल्ड्रन. उसके मार्क्स से आप आइडेंटिफाई करें, उसके स्कूल से आप आइडेंटिफाई करें. एक अच्छा इंसान पहले बनाएं. सही बात है. मार्क्स बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मार्क्स कितना है? आज आप बताओ 10th-12th के मार्क्स, हम जिसको इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, उसका कोई रेलेवेंस नहीं आज के दिन में. ये आप कह रहे हैं. क्या होता है? मार्क्स आपको फर्स्ट जॉब दिलाता है. उसके बाद उस जॉब में भी आप क्या करते हैं ना, वो आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है. वहाँ पर भी अगर आप बहुत टीम के साथ मिलकर नहीं चल पाते, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत टीम के ऊपर प्रेशर डालते हैं, बहुत कम्पीट करते हैं, तो वो प्यार से आपको क्या कर देते हैं? टीम आपके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही है, वे सॉरी. बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो जितनी इम्पोर्टेंस मार्क्स को देनी है उतनी ही दे. उससे ज़्यादा, मैंने घर के एनवायरनमेंट में कई बार ऐसा लगता है कि
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि घर का एनवायरनमेंट तो बहुत हल्का होना चाहिए, बहुत खुशनुमा होना चाहिए, और ज़्यादा पेरेंट्स क्रिएट करते हैं। पहले तो वही पेरेंट कहेंगे एग्ज़ाम है, आपको चिंता नहीं है, चिंता नहीं है। फिर जब बच्चे को बहुत चिंता होने लगती है ना, फिर वही पेरेंट कहते हैं चिंता नहीं करो, चिंता नहीं। सो यू टीच द चाइल्ड एंड देन यू वांट द चाइल्ड टू बी केयर फ्री। ऐसे कैसे होगा? ऐसा भी कभी कभी होता है कि एक पेरेंट चाहता है या चाहती हैं कि ऐसा आराम से चलता रहे, पढ़े तो ठीक है, कोई बात नहीं। और आप सही कह रहे हैं, पुराने ज़माने में इतना प्रेशर नहीं होता था कि 5-6 बच्चे होते थे, पापा मम्मी को टाइम ही नहीं होता था देखने के लिए कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। लेकिन अभी क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, ज़्यादातर 1 या 2 ही बच्चे हैं, तो एक पेरेंट को कह दिया जाता है तुम्हें नहीं पता, तुम चुप रहो, ये एग्ज़ाम है अभी, बहुत ज़रूरी है, वरना ये कॉलेज में नहीं जा पाएगी, या ये लड़का वहाँ नहीं पहुँचेगा, या ये IIT में नहीं घुस पाएगा। तो माहौल हल्का रखो, ये बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जब आपको पता है कि इसका फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। माहौल हल्का रखने के लिए मन का ध्यान देना होता है। माहौल हल्का रखने के लिए ये बात नहीं है कि वो बच्चा पढ़े नहीं और आप उसको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस नहीं बताए। दैट इज नॉट व्हाट वी आर सेइंग। आप पढ़ाई का इम्पोर्टेंस भी बता रहे हैं, बच्चा भी 8 घंटा 10 घंटा 16 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन माहौल भारी इन चीज़ों से नहीं होता है। माहौल पढ़ने से या उसकी इम्पोर्टेंस से भारी नहीं होता। माहौल भारी होता है आपके लड़ने से, आपके लड़ने से या आपके सोचने से। इसका नहीं होगा तो IIT में नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर कहाँ जाएगा, तो वहाँ पे एफर्मेशंस लाओ, वहाँ पर। हाँ, शुभ चिंतन तो ज़रूरी है ना। माहौल बन रहा है मन की सोच से। देखो दोनों में बहुत फ़र्क है। ये भी नहीं है कि हम किनारा कर जाएं और बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं कहें, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि हम सारा दिन उसके ऊपर प्रेशर डालते रहें। माहौल बन रहा है मन की स्थिति से, जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं। तो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, सुख शांति में रहो, सब सही रहेगा। और इम्पोर्टेंस बताओ, इम्पोर्टेंस तो बताओ उस चीज़ की। और बच्चा, वैसे भी आप बताएं, अच्छे माहौल में बच्चा ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएगा कि हैवी एनर्जी में ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएगा? अच्छे माहौल में। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, लॉट ऑफ पेरेंट्स फील हम अपने बच्चे के सामने नहीं झगड़ते। लेकिन उन्हें पता होता है। कैसे पता होता है? सब एनर्जी पहुंचती है। एनर्जी को कोई दीवार नहीं रोक सकती। बिल्कुल, ये एक अलग चीज़ है। हम अपने बच्चे तक नहीं पहुंचने देते। हम उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। हम दूसरे रूम में जाकर के बात करते हैं। आप ऐसा नहीं सोचो, उसको पता नहीं चलता, उसे ठीक पता चलता है। वो वाइब्रेशन सारे घर में फैलता है, उसका इम्पैक्ट तो उस बच्चे के ऊपर पड़ना ही है। इट इज़ नॉट दैट ही विल नॉट रियलाइज। पेरेंटिंग बहुत ईजी है, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट्स ऑल। वाह, क्या बात है। It's all about taking care of yourself. You know, the word we keep using time and again, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? Ability to respond. उस सीन, उस सिचुएशन में एज अ पेरेंट आपने कैसे रिस्पॉन्स दिया, दैट इज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बात, बहुत बढ़िया। Ability to respond is responsibility, और वो तय करता है कि आप अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं या नहीं। दैट इज ऑल एज अ पेरेंट हैज टू डू। उतना ही करना है उसको। सिर्फ हर पेरेंट अगर अपना ध्यान देना तो घर तो अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। एक सवाल आया है परीक्षा के बारे में कि परीक्षा का डर बहुत है। 16 वर्षीय रिया पूछती है कि परीक्षा के समय मुझे बहुत डर और घबराहट होती है, मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती, और इस वजह से कई बार एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने के बावजूद मेरे दिमाग में वो नहीं घुसता, मैं क्या करूं? यही तो फियर क्रिएट करता है ना। फियर जो है आपकी एफिशिएंसी बहुत कम कर देता है। तो फियर क्या है? कमज़ोर मन की रचना है। तो रिया को पहले फियर दूर करना पड़ेगा, उसका कंसंट्रेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए फियर ख़त्म करना पड़ेगा जी। फियर हम क्रिएट कर रहे हैं, फियर एग्ज़ाम का नहीं है। हाँ, फियर एग्ज़ाम का नहीं। अगर एग्ज़ाम का फियर होता तो सिर्फ रिया को नहीं होता, सबको होता। हाँ। लेकिन रिया बार बार मन में क्या सोच रही है कि मैं फेल हो जाऊंगी, ये मुझसे हो नहीं पाएगा, मुझे डर लग रहा है, कल एग्जाम में वो आ गया जो मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूंगी, पापा क्या सोचेंगे। एब्सोल्युटली। वो जो फियर है, वो बार बार सोच करके क्रिएट कर रही है, वो उसकी कंसंट्रेशन को खत्म कर रहा है। तो फियर को हटाने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशन करो, जिस बारे में हमने बात करी। अगर वो बार बार इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, आई एम स्टेबल, आई एम काम, वेरी वेल, आई विल डू वेरी वेल, आई एम सक्सेसफुल। आपको उसको हटाना पड़ेगा। देखो, फियर को नहीं आप हटा सकते, जैसे आप अंधेरे को नहीं हटा सकते, लेकिन आप उजाले की तरफ जा सकते हैं। तो अंधेरा हट जाएगा, है ना।
हाँ, आप बहुत बढ़िया। आपको डार्कनेस को हटाना है तो आप क्या करेंगे? आप लाइट ऑन करेंगे तो अंधेरा हट जाएगा। ऐसे ही तो ना, आप अंधेरे को ऐसे निकाल तो नहीं सकते कमरे से, ऐसे आप व्यर्थ को नहीं निकाल सकते। वैसे बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, बहुत वेस्ट थिंकिंग है, बहुत लेकिन आप ओवर पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ा है। सकते हैं। आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात। दैट्स व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म। आप अंधेरा नहीं निकाल सकते, आप लाइट ऑन कर सकते हैं। आप हम लोग क्या नहीं कर लेते हैं, साइंस के साधन से गर्मी में सर्दी कर देते हैं, सर्दी में गर्मी कर देते हैं, अरे डेजर्ट में बारिश कर देते हैं डेजर्ट हम, में क्लाउड बारिश कर सीडिंग देते करके। हैं। तो हम बाहर इतना कुछ कर सकते हैं, तो अंदर हम- क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परिवर्तन ही तो कर रहे हैं ना, व्यर्थ को सामर्थ्य में बदलना। समर्थ में, which is व्यर्थ इज वेस्ट, समर्थ इज पॉजिटिव। बहुत सो बढ़िया। द मोमेंट द चाइल्ड, वो जो भी जिसका भी ये सवाल है, अगर वो समर्थ सोचना शुरू करेंगे तो वो फिर खत्म हो जाएगा। तो रिया, आपको सिर्फ पॉजिटिव अफर्म करना है, फियर के बारे में नहीं सोचना है, और सिर्फ अपने आप को कहना है कि मैं फियरलेस हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, और धीरे धीरे शायद आपकी घबराहट कम भी होगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर ये आपको हेल्प करता है तो ज़रूर हमें लिख के बताएं कैसा हुआ और इसमें आपको मदद हुई या नहीं।